अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। हमारा आपका साथ होगा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। सबसे पहले प्रोग्राम के आगाज़ में कुछ अच्छी बात करते हैं जिससे हम सब कुछ सीखने की भी कोशिश करते हैं। तो इस फ़ानी दुनिया से कूच करता हुआ हर जो बुज़ुर्ग है ना, वो एक तरफ दुनिया की सब बाती की खबर दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हमें ये भी खबरदार कर रहा है कि वक्त की चरखी जो है, अब हम कोई छोटे नहीं रहे इस चरखी में घूमते घूमते घूमते, बल्कि उम्र के मदारिज में बतदरीज जो है वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बड़ा होना और फिर इस बड़ाई का पास होना कोई आसान अमर तो है नहीं, ये तो अक्सर ज़िम्मेदारी ही ज़िम्मेदारी है। लेकिन कुछ लोग तो सिर्फ जो है ना बड़े की मसनत को हाकमियत की जो है वो गद्दी समझते हैं, और ऐसे लोग यकीनन बड़ाई के असल मफहूम से ना आशना होते हैं। बड़े होने के सबसे जो पहला मतलब है वो है आपका दिल बड़ा होना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा गुंजाइश वाला दिल हो। फिर बड़ाई आपको बताती है कि अब आप सिर्फ अपने लिए नहीं जिएंगे, बल्कि अक्सर दूसरों के लिए ही अपनी ज़िंदगी में जो है वो उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे। आपके छोटे भी जो है वो आपके आगे कभी खुदसर भी हो सकते हैं, कभी जो है हुक्मदुली भी करेंगे, मुमकिन है कभी हद से तजावुज़ भी कर जाएं, लेकिन आपको शिकायत भी तो नहीं करनी और मौके की पूरी नज़ाकत और मसलहत को देखते हुए, मामलात को देखते हुए अपने दिलों को छोटों की गलतियों के बावजूद उनके लिए साफ़ रखना है। ये है बड़ाई। बहुत सारी हमें ऐसी बातें इसलिए याद आ रही हैं कि अक्सर लोग अब भी शिकायत करते हैं कि अब तो लोगों की उम्रें हैं कि बढ़ी जा रही हैं और बुज़ुर्गी है कि ज़रा नाम को नहीं आती। बुज़ुर्गी से मुराद जो है वो है कि चेहरे पर झुर्रियाँ होना नहीं है, सफ़ेद बाल नहीं है, लेकिन बुज़ुर्ग होने से मुराद यही है कि बुज़ुर्गों का होना घर में बुर्दबारी का अंसर लेकर आता है, वक़ार और बड़ाई का अंसर लेकर आता है, जो शायद आजकल कुछ बुज़ुर्गों में या बड़ों में हमें कम दिखाई देता है। तो टेम्परामेंट की बात है कि आप किस तरह से जो है ना अपने घर का माहौल बनाते हैं, आपका ख़ुद जो है वो टेम्परामेंट कैसा है, आप ख़ुद में कितनी जो है ना वो आपके अंदर बड़ाई है। अच्छा, गौर करें तो ये बचपन में जो है ना हमारी आज़ादी का तस्वुर भी यही है कि हमारे यहाँ बड़े हैं और फिर हमारे बुज़ुर्गों की एक घनी छाया मौजूद होती है, जो कि सारी ज़िम्मेदारियाँ, सारी परेशानियाँ अपने दामन में समेट लेते हैं। हम अपने वालिदैन और बड़ों की वजह से जो है ना ज़िंदगी की सारी फ़िक्रों और जो है ज़िम्मेदारियों से आज़ाद हो जाते हैं। मोहब्बतों में तोल देने के लिए हमारे ख़ानदान के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो सारी ज़िम्मेदारियां संभाल लेते हैं, जिनके दम से ज़िंदगी में बल्कि सारे जहां में एक रौनक सी लगी हुई होती है। और दादी हो, नानी हो, बड़े ताया हो, फुप्पो हो, मामू हो, ये सारे रिश्ते ऐसे हैं जिनकी वजह से जो है ना अपने वालिदैन के बड़े बुज़ुर्गों का लम्स पाना भी एक यकीनन नाकाबिल बयान तजर्बा होता है। अपने बुज़ुर्गों की शफ़क़त, मोहब्बत और क़ुर्बत हमारी ज़िंदगियों में एक अजीब सी मुसरत भी भर देती है और उनकी बोलचाल में गए वक्तों की एक वाज़े बाशकश भी होती है। बल्कि हर फ़क़रे में एक तहज़ीब और तमद्दुन झलकता है। तारीख़ से लेकर ज़बान और बयान तक और हम तक पिछले वक्तों तक एक ऐसी कड़ी बन रहे होते हैं जो फिर हमें अपने अगलों तक पहुँचानी होती है। ये सारी बातें करने का मकसद आपसे सिर्फ यही है कि आज जो है ना वो वर्ल्ड सिटीज़न डे भी मनाया जाएगा दुनिया भर के अंदर इंटरनेशनली, और हम भी उसका प्रोग्राम में आगे जाकर जिक्र करेंगे, उस पर बात भी करेंगे और हमारे साथ उस हवाले से मेहमान भी होंगे। लेकिन बात वही है कि जिस घर में बुज़ुर्ग ना हो वो घर वीरान लगता है, वो घर जो है वो अच्छा नहीं लगता। बड़ों की मौजूदगी और बड़ों का होना घर के अंदर एक डिसिप्लिन भी लेकर आता है और एक रौनक का जो पहलू होता है वो भी बच्चों और बड़ों से ही घर में होता है। इसी बात के साथ वेलकम टू द शो। मैं राज अख्तर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, खुशी रहमानी भाई मेरे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सीनियर सिटीजन्स बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, इससे आगे नहीं कह रहे मेराज भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। आज वर्ल्ड सिटीजन डे मनाया जा रहा है। घर में बुजुर्ग हैं? हाँ, वालिद साहब हैं। और आपके घर में कोई बड़ा है? मेरे वालिद साहब हैं, मेरी वालिदा हैं। बिल्कुल है। कहीं चले जाते हो ना अगर एक आध दिन के लिए भी, तो कैसा लगता है? हाँ बिल्कुल, सन्नाटा सा हो जाता है। कैसा लगता है ना कि घर में कोई है नहीं। जैसे मैं आपको बताऊँ ना, एक दिन तो पता नहीं चलता कि चलो ये वो रूटीन है, लेकिन फिर सेकंड डे से जो फिर जिनकी टाइमिंग्स हैं कि भाई वो अब उनको खाना देना है और सही बात है, उनकी दवाई का टाइम हो गया होगा, तो फिर वो चीज़ें याद आ रही होती हैं बार बार के पता नहीं ली होगी नहीं होगी। फिर सिस्टर के अगर गए तो वहाँ फ़ोन किया कि हाँ भाई क्या हाल है, लेकिन पता चलता है। ऐसा नहीं है कि आप अपने किसी को भी, अब मेरी वालिदा का इंतकाल हुए तकरीबन 4 साल हो गए, दिसंबर में हुआ था 2019 में, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको कभी आप भूल पाए किसी भी वक्त। ऐसा ही। और वालिदा जो दिन में 24 घंटे में किसी भी वक्त किसी भी बात पर अम्मी का जिक्र जहन में आती है। ऐसा बिल्कुल वो वही वाली बात है ना कि आंखों से ओझल हो जाते हैं लेकिन नज़रों में और दिल में और दिमाग में हमेशा। अच्छा, अम्मियों का होता भी है ना एक मसला, घर में हमारी भी आदत है, अभी भी हम शादियाँ हो गई, घर से चले गए, लेकिन अगर अभी भी मैं अम्मी के घर में घुसूँगी ना तो सबसे पहले मुझे होता है अम्मी कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं, दिख क्यों नहीं रहे। तो अलग दो ही लोग हैं, लेकिन ऐसा होता है कि बस वो मुझे दरवाज़ा खोलते दिखने चाहिए कि हैं। तो आपको जो है ना वो एक क्रेविंग सी रहती है अपने जो घर में बड़ों की, अपने लोगों की, तो वो
सभी के साथ होता है कि हाँ यार ये बंदा होना दिखना चाहिए कहाँ है। तो खुर्शीद बिल्कुल ऐसे ही है कि बुज़ुर्ग जो होता है वो घर का घना साहिबान होता है। हाँ। और जिस तरह दरख्त हमें साया फराहम करता है, फूल हमें खुशबू फराहम करते हैं, और जो तनावर दरख्त होते हैं वो हमें एक ऑक्सीजन महसूस कर रहे होते हैं कि हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं वो। हाँ। तो इसी तरह घर के जो बुज़ुर्ग हैं, जिसमें वालिदैन हैं, दादा हैं, दादी हैं, या दीगर जो और रिश्ते हैं, ताया ताई, इस तरह की जो और हमारे रिश्ते, फूफा फूफी, तो ये बुज़ुर्ग जो हैं ये एक समाजने की खूबसूरती भी है और हमें जीने की उमंग भी दे रहे होते हैं। तो हमें ऑक्सीजन जो है ना प्रोवाइड कर रहे होते हैं। कोई हमारी जीत होती है तो उसमें हमें हौसला अफजाई कर रहे, हौसला अफजाई हमारी पुष्पनाई कर रहे होते हैं और हमें थोड़ा सा हौसला दे रहे होते हैं। अगर हम हार जाते हैं तो हमारा हौसला मज़ीद बुलंद करते हैं कि नहीं बेटा, अगली मरतबा फिर तुम कामयाब हो जाओगे, सही बात तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी, कोशिश करती रहनी है। हाँ, मोराल बूस्ट तो ये मोराल जो है वो हमारा डाउन नहीं होने देते बल्कि बढ़ाते हैं हमारा मोराल। तो इसी तरह वालिदैन का भी ये होता है कि वो कभी भी हमारी हार पर जो है ना हमें मायूस नहीं होने देते। हमें भी कभी मायूस नहीं होने दिया हमारे वालिदैन ने। जब हमने मास्टर्स कर लिया तो जॉब नहीं हुई स्टार्टिंग में, तो हमें मायूस नहीं होने दिया। इवन कि अब तक भी कोई ऐसी बात हो जाती है, अगर कोई ऐसी किसी चीज़ में हमें नाकामी नज़र आ रही होती है तो वालिदैन जो है ना हमेशा अपने औलाद की जो है वो सपोर्ट करते हैं और उनकी हौसला अफजाई के लिए मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ कहानियाँ बयान कर देते हैं। अच्छा, क्या होता है फाइनेंशियली ना हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमारे जो बड़े होते हैं ना वो बस इतना ही कह रहे होते हैं कुछ नहीं बेटा, सब हो जाएगा, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, मामला देख लेंगे, ये कोई बात नहीं, तुम्हें कितने पैसे चाहिए बता। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, आप हालांकि उनसे ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, लेंगे नहीं, या आपको कोई सोल्यूशन भी नहीं देंगे, लेकिन जब आप उनको सुनते ना, कहते हैं अच्छा ये कह रहे हैं तो हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि यार चलो ठीक है, कुछ ना कुछ मामला जो है ना वो बेहतर कर देगा। तो वो एक तसल्ली वाला भी फैक्टर जो देते हैं ना, और उनके पीछे यकीनन कोई ना कोई मसलियत भी होती है, सोच भी होती है, कोई रास्ता भी बता देते हैं कि ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, ऐसे हो जाएगा। वो हमारी तरह देखें, आज का जो दौर है ना नफ्सा नफ्सी का, वो उन्होंने ज़िंदगी इसमें नहीं गुजारी। उन्होंने जो ज़िंदगी गुजारी उस वक्त दौर भी अच्छा था और ख्वाहिशों के गुलाम नहीं थे। शुक्र से भी तो गुजारी ना, हम लोग बड़े बेसब्रे से हैं, हम बेसब्रे भी हैं, ख्वाहिशात के गुलाम भी हैं। वो नहीं थे। सही बात है। इसलिए उनकी ज़िंदगी भी अच्छी गुजरी, गुजर तो हमारी भी अच्छी रही है, लेकिन हम फिर भी सुकून क़ल्ब जो है, दिली सुकून जो है, उससे मैं कहता हूँ कि महरूम। अगर उसकी पैमाइश करें तो उनके पास वो ज़्यादा है और हमारे पास वो कम है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहरहाल घर के बड़े जो है वो घर की रौनक होते हैं, और जैसे हमने बात भी की कि अगर वो ना हो तो साहिबा किसी जो कैफियत है उसमें से आपको लगता है कि बस अब वो दरख्त कट गया है घर से, और अब आप जो है वो गहरी धूप में और कड़ी धूप में जो है वो खड़े हुए हैं। तो ये जो साया है, ये शफ़क़त का साया, और वो किसी भी रूप में हो, माँ बाप के रूप में हो। मैंने अपने ताया ताई को देखा, बहुत ज़्यादा शफ़क़त, बहुत ज़्यादा मुशफ़क़, और जो है ना उनके साथ भी इतना ही अच्छा वक्त गुजरता था। हम छुट्टियों पर जाते थे तो माँ बाप की कमी नहीं महसूस होती थी। तो ये जितने बड़े रिश्ते हैं जिसमें आपके मामू आ जाते हैं, नानी नाना दादा चाचा ताया, जितने भी लोग हों जो आपसे बड़े हों, आप आज भी उनके पास जाएंगे, बैठेंगे तो वही आपको बच्चों वाली मोहब्बत और वैसे ही ट्रीट कर रहे होते हैं, तो जो कि एक बहुत ही रिफ़्रेशिंग वाइब होती है। तो अपने घर में बुज़ुर्गों का एहतराम करें, उनकी कदर करें, उनसे मोहब्बत करें, उन्हें वक्त दें। ये है आज का बात, और भी इस पर बात करेंगे आगे चल के सेगमेंट में, लेकिन अभी पहले जो टॉप स्टोरीज़ हैं वो शामिल कर लेते हैं। सिंध हुकूमत ने घर बैठे गाड़ी रजिस्टर कराने की सहूलत का ऐलान कर दिया है, और सिंध हुकूमत ने सूबे भर में घर बैठे गाड़ी रजिस्टर कराई जा सकेगी। इस बात का ऐलान किया जब शर्जील मेमन साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि घर बैठे जो है वो फ़ीस इसकी बहुत मुनासिब रखी गई है। 10,000 सरकारी फ़ीस होगी, और बायोमेट्रिक और वेरिफिकेशन भी घर ही बैठे हो जाएगी। सब चीज़ें ऑनलाइन कर रहे हैं, और हमने प्रीमियम नंबर प्लेट फ़रोख्त करके 4 घंटों में 67 करोड़ जमा किए थे। सितंबर में दोबारा इसका ऑक्शन करने जा रहे हैं। इसके अलावा मेयर कराची ने महंगाई से बेहाल शहरियों पर वाटर बम गिरा दिया, और उन्होंने ये कहा है कि जो पानी और सीवरेज के बिल हैं उनमें 23% इजाफे की मंजूरी के बाद शहरियों में शदीद जो है वो तशवीश और इश्तियाल फैल गया है। और जमात इस्लामी ने इस इजाफे को मुस्तरद किया, और उन्होंने कहा है कि भरपूर हम इस हवाले से एहतजाज करेंगे कि शहरियों को पानी पर और सीवरेज के जो चार्जेस हैं उसमें बड़ा इजाफा कर दिया गया है। पहले ही अवाम बिलों से परेशान है, पानी है नहीं, सहूलियात नायाब है, और बिलों में है कि इजाफा होता जा रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में IT सेक्टर की कारकर्दगी के हवाले से जुलाई 23 के मुकाबले में जुलाई 24 में IT सेक्टर की बरामदात में 34% इजाफा हुआ, और ये जो बरामदात हैं 28 करोड़ 60 लाख डॉलर्स पर पहुंच गई। इसके अलावा अगर बात की जाए तो माली साल 2023 और 24 में IT सेक्टर की बरामदात 3 अरब 20 करोड़ डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर रिपोर्ट हो रही थी, और रुपए की कदर में इस्तेहकाम से भी IT की बरामदात की रकम की आमदन बढ़ी है।
इसके अलावा एक और अच्छी खबर यह है कि वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में जो है वेनेजुएला में हुए और इसमें एथलेटिक्स चैंपियनशिप के मुकाबले हुए। पाकिस्तान के मोहित बलोच ने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है और ये कराची के हैं, जिन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स की टीम का हिस्सा भी हैं। और 400 मीटर की दौड़ में मोहित ने सबसे पहले फिनिशिंग लाइन अबूर की और जो है वो एशियन गेम्स में भी ये तमगा जीत चुके हैं 81 का, और इस वक्त वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल इन्होंने किया है, जो कि बहुत ही बड़ी और ज़बरदस्त बात है। इसके अलावा MQM पाकिस्तान ने हुकूमत से IPPs के मुआहदों पर नज़रसानी का मुतालबा कर दिया है और मुस्तफ़ा कमाल साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ये कह रहे हैं कि हम इस हवाले से और इस मसले पर भरपूर आवाज़ उठाएंगे। हमें किसी भी तरह का कोई रिलीफ कराची वालों को नहीं दिया जा रहा। 1400 अरब रुपए उन लोगों को दिए जा रहे हैं जहां से बिजली बन ही नहीं रही है। हमारी हुकूमत इन कंपनीज़ को ये पैसे दे रही है जहां से बिजली नहीं बन रही, और IPPs का मसला पूरे पाकिस्तान का मसला है। और MQM ये कहती है कि तहकीकात में उन लोगों को सामने लेकर आया जाए जो लोग इसमें मुलव्विस हैं। इसके अलावा मंकी पॉक्स का जो है वो वायरस की रोकथाम के मामले के हवाले से बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं और वज़ीर आज़म की हिदायत पर नई गाइडलाइंस के तहत जो है वो हेल्थ सर्विसेज ने एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग भी की जा रही है। महकमात को जिम्मेदारियाँ भी सौंप दी हैं और SOPs पर अमल भी दरामद करवाया जाएगा। एयरलाइंस स्टाफ और ग्राउंड होल्डिंग कंपनीज जो हैं वो SOPs पर अमल दरामद करवाने की पाबंद होंगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैंने कल ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट देखी और पढ़ी, क्योंकि मंकी पॉक्स जो है ना वो हमारे यहाँ तो अभी इतना ज़्यादा नहीं फैला है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि इतने केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो दुनिया भर में कंडीशन है वो मंकी पॉक्स में जो है ना वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो इस हवाले से ये भी तशवीश थी कि जो वायरस है कंटेजियस है, एक से दूसरे को लग सकता है। तो ये कोविड का क्या मामलात और उस तरह की ही पाबंदियाँ और उस तरह की सख्तियाँ होंगी। तो कल WHO ने भी हिदायत जारी की हैं और उसमें उन्होंने ये एक रिटन जो है वो स्टेटमेंट दिया है जिसमें कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोविड-19 जैसा लॉकडाउन होने जा रहा है या वैसी पाबंदियां लगेंगी। लेकिन यस, जो मंकी पॉक्स से मुताल्लिक एहतियात है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो आपका फ़िज़िकल कांटेक्ट है, सलाइवल कांटेक्ट है, करीब आपका इंटरेक्शन है, उससे आपने जो है वो परहेज़ करना है। और आते जाते जो लोग आप सफ़र कर रहे हैं ख़ास तौर पे उनके लिए हिदायत है, क्योंकि उसमें आप जो दीगर कौमों के लोग होते हैं उनके साथ भी आप आना जाना कर रहे होते हैं, तो वहाँ से आप ये वायरस ज़्यादा कैरी कर सकते हैं और जानवरों से भी जो है वो ये आ सकता है। इसके अलावा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का ये कहना है कि 15 मुल्कों से लोग जो है वो इलाज के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और मुराद अली शाह साहब ने जिना अस्पताल में नए यूनिट्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नए साइबर नाइफ पर 41 लाख डॉलर की लागत आई और आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। 15 मुल्कों से लोग इलाज के लिए आ रहे हैं, कौन से ममालिक हैं इस डिटेल जो है वो जानने की बड़ी कोशिश की, लेकिन कुछ सामने नहीं आया। बस उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया, बता भी देते कहाँ से आ रहे हैं और कौन करवा रहे हैं। 2-3 ममालिक तो हमें चलें पता है, लेकिन जिस तरह से वो कह रहे थे कि शायद पता नहीं यूरोप से भी लोग आकर यहाँ पर इलाज करा रहे हैं। बहरहाल, और शर्जील नाम मेमन साहब ने भी यही दावा किया कि 15 गैर ममालिक से जो है ना वो लोग आए हैं, सिंध आ रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं। 31% मरीज़ जो है पंजाब के भी हैं जो कि कराची आते हैं। ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन ममालिक के नाम ज़रा बता देते हैं, इस पर मुझे तशवीश है कि कहाँ से आ रहे हैं। इसके अलावा बच्चों में अमराज़ क़ल्ब की तशख़ीस और इलाज की सहूलत का जो मुआहदा है वो तय पा गया है और इलाज की सहूलतें फ़राहम करने वाले समाजी इदारे फ्रेंड्स ऑफ लिटिल हार्ट्स और सिविल अस्पताल के दरमियान ये मुआहदा हुआ है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि प्रोफेसर कुरैशी ने बताया कि जो तलबा हैं उनको अमराज़ क़ल्ब की सहूलियात जो हैं वो दी जाएंगी, इनमें इजाफ़ा किया जा रहा है। और जो खदमात हैं सिविल अस्पताल के जो पीडियाट्रिक वार्ड नंबर 2 है, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी सर्विसेज है, उसके ज़रिए फ़राहम की जाएंगी ताकि बच्चों में जो दिल की बीमारियों के शिकार बच्चे हैं उनके लिए बेहतरीन इलाज जो है वो फ़राहम की जा सके। और डॉक्टर खालिद बुखारी ने भी सिविल अस्पताल में मेयारी और मुफ्त इलाज की फ़राहमी को यकीनी बनाने का इंदिया दिया है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, नुमाइंदगान हमारे साथ हैं। जो है वो सबसे पहले हम इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। ये तो अस्पतालों की सूरत हाल है, जैसे भी ये कहा गया कि कोलैबोरेशन में बच्चों के इलाज के हवाले से और कार्डियक इशूज़ बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर आ रहे हैं। दूसरी तरफ ये वज़ीर आला साहब कह रहे हैं 15 ममालिक से लोग आए इलाज कराने। इस खबर की कोई तफसील है खुर्शीद भाई या मिराज भाई आप लोगों के पास? उन 15 ममालिक के बारे में उनसे सवाल भी किया गया, लेकिन उन्होंने बताने से गुरेज किया। और वाकई बड़ी हैरत की बात है कि हम तो पहले ही जो बहैसियत पाकिस्तानी जो सेहत की सहूलियात हैं उससे महरूम हैं। ठीक है, ये बात सब जानते हैं। मीडिया पे भी हम कई बार इस चीज़ की रिपोर्टिंग भी करते रहते हैं और जो हमारी सरकारी अस्पतालों का हाल है वो भी सबके सामने है। इससे पहले भी बात हुई थी जो 3 वार्ड्स के इफ्तिताह किए थे बिलावल साहब ने, तो चलें बहुत अच्छी बात है। साइबर नाइफ वाला मामला भी हुआ
और कुछ तो जिद्दत आ रही है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ काम हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले तो गुज़िश्ता 15 सालों में कोई खास ऐसा काम होता हुआ नज़र नहीं आया हमें, लेकिन अब इसमें ये लगता है कि सेहत के मामले में थोड़ी बहुत संजीदगी इख्तियार की है सिंध हुकूमत ने। लेकिन ये 15 ममालिक के लोग अगर इलाज कराने यहाँ पर आते हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि भाई पाकिस्तान से भी कोई इलाज कराने आता है, क्योंकि हमने तो आज तक यही सुना कि अगर जिसके पास भी थोड़ा बहुत बंदोबस्त है वो इलाज के लिए हमेशा बाहर जाता है। बड़ी बात तब होती है ना जब आप डाटा शेयर करते हैं, तो हम कहते हैं यार बड़ी वाह हो गई। तो मैं भी कुछ भी बैठ के कह दूँ कि मेरे जो शो हैं उसमें इंटरनेशनल गेस्ट आते हैं, कहाँ है भाई इंटरनेशनल गेस्ट, दिखाएं आप, प्रूफ दें। भाई हम ये समझे कि अफगानिस्तान से अगर इलाज के लिए लोग आ रहे तो थे, अफगानिस्तान ईरान भी आप शामिल कर लें तो 2 ममालिक हो गए, 3 ममालिक हो गए, चलें। लेकिन 15 ममालिक कुछ ज़्यादा कह गए और उनको ये क्लियर भी करना चाहिए, क्योंकि देखिए बिल्कुल मैं तो कल से इस खबर में ना सोचे जा रही हूँ, अच्छा अगर ऐसा है और वाकई जब दीगर ममालिक से लोग आ रहे 15 ममालिक में, तो फिर आपके वर्ल्ड टॉप कंट्रीज़ में से भी कोई एक आधा तो आ ही जाता होगा। तो फिर यहाँ वाले जब बीमार होते हैं तो पहली फुर्सत में क्यों जो है ना वो फिर इलाज के लिए बाहर जाते हैं और सहूलियात देखते हैं। इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो बात कर रहे हैं 15 ममालिक से इलाज कराने लोग आ रहे हैं, सिंध में आ रहे हैं भाई खुर्शीद भाई। देखें ये तो चले हम 15 ममालिक की बात एक तरफ रख लेते हैं, लेकिन जो मेजर इनिशिएटिव हैं यहाँ पे 15 डिस्ट्रिक्ट्स का क्या हाल है, उठा के देख लो। बिल्कुल ऐसे ही है कि मेजर जो हमारे इनिशिएटिव हैं सिंध हुकूमत के जो अच्छे जिसमें आप कह रहे हैं कि काम है, उसमें सबसे पहले जो मैं कहूँगा वो NICVD है। अच्छा उसके बाद फिर आप बात कर लें गम्बट की, जो लेबर ट्रांसप्लांट का एक हॉस्पिटल इन्होंने बनाया है गम्बट का। फिर जो चेस्ट पेन यूनिट मुख्तलिफ शहरों में इन्होंने बनाया है, मिट्टी में बनाया है, हैदराबाद में, टंडो मोहम्मद ख़ान में और सक्खर में बनाया है। फिर सक्खर में फिर SIUD का एक वहाँ पर कंपोनेंट डेवलप किया। तो उसके अलावा फिर इंडस हॉस्पिटल को सिंध हुकूमत जो है वो फंड्स दे रही है। ये सारे पॉजिटिव पहलू हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और बिल्कुल काबिल एतराफ़ भी बात यह है सिंध हुकूमत की तरफ से, और हम भी इसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जो दूसरा पर्सपेक्टिव है जो इन सारे अच्छे कामों के ऊपर जो है वो आप ये कह रहे हैं कि मलबा उनके ऊपर नेगेटिव पहलू डाल देता है, वो है हमारे जो एमरजेंसीज़ जो सरकारी अस्पतालों की जो एमरजेंसीज़ है, आप यकीन करें वहाँ खड़े होने का दिल नहीं करता। लोग वहाँ पर शोबा हादसात में अगर आप चले जाएँ तो वहाँ पर हाथ कटे हुए आ रहे होते हैं, हाथ टूटे हुए आ रहे होते हैं। तो लेकिन वहाँ पर उनके ज़ख्मों को साफ़ करने के लिए उनके पास डिस्टिल वाटर मौजूद नहीं होता। एक जो पेशेंट के साथ अटेंडेंट है वो किसी तपस्या में आया है उसको लेकर, तो उसको ये फिक्र होती है कि अब मुझे जो है डिस्टिल वाटर लेकर आना है, इंजेक्शन लेकर आना है, पेन किलर लाना है, ATS का इंजेक्शन लेकर आना है। मतलब इस तरह की जो इमरजेंसी मेडिसिन होती हैं वो भी सिविल हॉस्पिटल में मौजूद नहीं होती हैं। फिर हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास बेड्स की कमी है। ठीक है, जिना हॉस्पिटल में अंदर साइबर नाइफ यूनिट्स बना दिया, सब कुछ बना दिया, लेकिन वहाँ आप जाके कैंसर के मरीजों से पूछें कि दवा आपको खुद ले करानी पड़ती है, कहते हैं हाँ खुद ले करानी पड़ती है। वहाँ पर दीगर जो सारी सहूलियात हैं वो उनको फ्री में होंगी, लेकिन जो मेजर ख़र्चा है जो लेज़र शुआएँ लगती हैं उस पर जो उसकी जो मेडिसिन और उसका कोई इंजेक्शन आता है वो खासा कॉस्टली होता है, वो लोगों को खुद परचेज़ करना पड़ता है। आप मुझे बताया ना फिर कौन सी फ्री सहूलियात है। ठीक है, मान लिया कि भाई हाँ साइबर नाइफ की बहुत अच्छी सहूलियात है, बिलावल भुट्टो साहब ने इनोग्रेट किया उसका। बिलावल साहब, मैं समझता हूँ बिलावल साहब को एमरजेंसी की सूरत भी देखनी चाहिए थी, वहाँ विजिट करना चाहिए था। वो नेगेटिव पहलू सिंध हुकूमत के पॉजिटिव पहलुओं के ऊपर जो है वो असरअंदाज कर रहा है। तो और सबसे ज़्यादा लोग जो है ना वो इमरजेंसी में ही जा रहे हैं, जिना सिविल। तो और आप ये देखें कि मलीर से लेके और ये जो सिविल हमारा जिना हॉस्पिटल है, इस रास्ते के अंदर कोई भी प्राइवेट तो बहुत सारे हॉस्पिटल हैं लेकिन कोई सरकारी अस्पताल मौजूद नहीं है। अगर नेशनल हाईवे पे किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको जो है वो अल्टीमेट जिना आना पड़ता है, और जिना आने तक मैं समझता हूँ शाहरा फैसल कभी कभी स्ट्रक भी होता है, बहुत ट्रैफिक जाम भी होता है शाहरा फैसल पर। तो अगर कोई इसकी सूरत ऐसे ख़तरनाक है, सीरियस कंडीशन है, तो मैं समझता हूँ फिर वो जाँबर नहीं हो पाता। तो इस बीच रास्ते में भी कोई सिंध हुकूमत को ऐसा हॉस्पिटल कायम करना चाहिए। अब तो बात वही है कि नए अस्पताल कायम होने चाहिए जी। जिना सिविल में तो मॉडिफिकेशन हो रही है, डिपार्टमेंट सारे हैं ठीक है, लेकिन नए अस्पतालों का क्या होगा, क्योंकि इतना बड़ा शहर है और अब शहर बड़ा एक्सपैंड हो चुका है। पहले तो जी ये यहाँ पे खपत हो जाती थी जिना सिविल बासी में आपके 3 भाई चले, एकदम से ठीक है, आप कंपोनेंट बनाए हैं, मतलब उसके पार्ट्स बनाए, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो आपका शोबा हादसात है, खा वो किसी भी अस्पताल का, सिविल का हो, जिना का हो या बासी का हो, कोई भी हो, लेकिन शोबा हादसात आपका इतना वेल इक्विप्ड होना चाहिए, क्योंकि वहाँ मरीज़ जो है ना बहुत
बहुत मतलब सीरियस कंडीशन में लोग आते हैं मरीजों पे शोबा हादसा में। ऐसा नहीं होता कि वो कोई अच्छी कंडीशन में वहाँ पर आ रहे होंगे, ब्लड प्रेशर चेक कराने के लिए आ रहे हो, ऐसा नहीं होता। हादसा की सूरत में वहाँ पर आ रहे होते हैं और वहाँ जो है ना सहूलियात का फुकदान होता है, और वही सारा नेगेटिव पहलू जो है वो पॉजिटिव पहलू के ऊपर हावी हो जाता है। इसलिए फिर वो सारा पर्सपेक्टिव है, वो सारा नैरेटिव है सिंध गवर्नमेंट के हवाले से, वो भी नेगेटिव चला जाता है। अच्छे काम है, उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, लेकिन ये जो पहलू है शोबा हादसा वाला, मैं समझता हूँ इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि कराची के अतराफ़ में बेशुमार ऐसे हादसा हैं रोज़ाना की बुनियाद पे होते हैं, और वो बेचारे जो है ना अकोमोडेट नहीं हो पाते। वो बिल आखिर जो है वो जो प्राइवेट हमारे जो निजी बड़े महंगे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ का रुख करते हैं। हालांकि ये भी कहा गया है कि एक्सीडेंटल केसेस हों या इमरजेंसी केसेस हों तो उनको आप फ्री की जिम्मेदारी है, और ये आइन और कानून पास हुआ हुआ है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको देखेंगे। लेकिन वो तो पहले ही केस अंदर एम्बुलेंस घुसती नहीं है, बंदा अटेंडेंट जाता नहीं, वो कहते हैं हम इनको जिना ले जाएं, हम इनको सिविल ले जाएं, तो कहाँ देते हैं बेसिक ट्रीटमेंट भी। आप एक्सीडेंटल केस, ये पुलिस केस आप इन्हें ले जाएं, ऐसा ही है। तो महराज भाई कहाँ होता है, और आपने तो बहुत क्लोजली ये सब चीज़ें देखते होंगे रोज़ाना ही। देखिए बात यह है कि हमारे यहाँ जो है, मैंने आपको पहले भी शायद एक दफ़ा जिक्र किया था कि तालीम और सेहत ये दोनों हमारे यहाँ बिज़नेस की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं, ठीक है ना। दूसरे ममालिक में ही नहीं, तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं उनमें ऐसा नहीं है, उनमें फैसिलिटेट किया जाता है। हमारे यहाँ बिज़नेस है, हमारे यहाँ बड़े स्कूल और उनकी फ़ीसेस, उनके मामलात तो जो गरीब से गरीब भी शख्स है ना, उसकी भी यही कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में दाखिल करा दूँ। अब मैं ये कहता हूँ, आपने कहा कि भाई नए अस्पताल बनाए जाने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल ज़रूरत है शहर में, क्योंकि शहर की आबादी जो मरदमशुमारी हुई है उससे बिल्कुल भी लग्गा नहीं खाती है, डबल है उससे, 4 करोड़ के करीब की आबादी है। उसमें लोग बीमार भी हो रहे हैं, हादसात का शिकार भी होते हैं। तो कम से कम इतना करते हैं कि जो इलाकाई तौर पे डिस्पेंसरीज इन्होंने बनाई हुई हैं, छोटे अस्पताल जो बने हुए हैं, लियाकताबाद में ले लें, मलीर में ले लें, औरंगी टाउन में ले लें, तो उनको कम से कम वहाँ पर इतना फैसिलिटेट करें उन लोगों को कि वहाँ पे अद्वियात की फराहमी जो है वो मुमकिन हो सके, डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद हों, कम से कम उसको फ़र्स्ट एड तो मिल जाए अगर कोई हादसे का शिकार हुआ। जैसे कि अभी खुर्शीद भाई ने बताया कि मलीर में अगर कोई हादसा हो गया और नेशनल हाईवे पर कोई हादसा हो गया तो उसको तो आने में 1.5 घंटा लग जाएगा यहाँ पर, कम से कम 1.5 घंटा तो लगेगा कम से कम। और ये जब अगर ट्रैफिक पीक खुला आवर हुआ में वो हो, आता है, हाँ पीक आवर में वो आता है तो वो और फंस जाएगा। जाहिर सी बात है, अक्सर इंतकाल इसी वजह से हो जाते हैं, खून ज़्यादा बह जाने की वजह से हो जाते हैं, नहीं पहुँच पाता बंदा। तो कम से कम जो उन इलाकों में जो गवर्नमेंट की डिस्पेंसरीज हैं उनको एक्टिव करना जो है ना, सबसे पहले तो वो ज़रूरी जो भी है मौजूद है, अगर उसको बेहतर कर लिया जाए तो शायद कुछ सूरत बेहतर हो सकती है। नए बनाए जाने का प्रोजेक्ट बनना, फिर उसका अप्रूव होना, उसमें वो एक वक्त तलब मामला है। डिस्पेंसरी में तो या तो मंशियात के अड्डे चल रहे हैं या वहाँ पे तबीले बने हुए हैं, बिल्कुल, वरना फिर अक्सर हम डिस्पेंसरीज में देखते हैं वहाँ पर या सियासी जमातों के दफ्तर बने हुए, सियासी जमातों के दफ्तर बने हुए। अब उसमें से कोई भी सियासी जमात हो सकती है। मैंने एक हॉस्पिटल का खुद विज़िट किया, किसी मामले में जाना हुआ, तो वहाँ देखा कि जो अटेंडेंट बेड्स होते हैं वो फटे हुए हैं, गलीज़ हैं, गंदगी है, स्मेल आ रही है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है सूबे का और यहाँ ये सूरत हाल है। मैंने कहा, कहने लगे कि हाँ 1 हफ़्ता पहले इनाग्रेट हुआ था, इसकी जगह नए बेड्स लगा दिए गए थे और फरियाल तालपुर साहिबा ने उसका इनाग्रेट किया। जैसे ही वो यहाँ से गई हैं वो बेड सारे उठा के गोडाउन में डाल दिए और दोबारा फिर ये पुराने बेड डाल दिए। तो ये उनको भी शायद इल्म नहीं है इस बात का, जो रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मेरे ख्याल से उनके भी नॉलेज में ये बात नहीं है कि हमारे आने के बाद चेहरा कुछ और होता है, हमारे जाने के बाद चेहरा कुछ और होता है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मरकज़ी रहनुमा हैं, चाहे उसमें फरियाल तालपुर साहिबा हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं या और भी कोई जो लोग हैं, तो उनको जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उन पर कोई ऐसी फोकस, कोई अकाउंटेबिलिटी कमेटी बनानी चाहिए कि जो उनके पॉजिटिव चेहरों को ख़राब कर रही है, मस कर रही है। तो ये बड़ा अजीब सा पहलू है ना कि वो उनके जाने के फ़ौरन बाद 1 घंटे के बाद उस सारा हुलिया जो इमरजेंसी की सूरत हाल थी उसको तब्दील कर दिया गया। मुझे ना अब इसमें वो मोहसिन नकवी साहब का बतौर निगरान जो वज़ीर आला का दौर है, टेन्योर है, वो याद आ गया। अभी जब आपने कहा ना कि सारी जो चीज़ें होती हैं, और फिल्मों में भी तो हमने देखा ना कि पूरा ये वाला सीन भी याद आ गया मूवी का MBBS के बैड जटे और फिर पुराने और नए। अच्छा, तो इसमें मोहसिन साहब क्या कर रहे थे कि बग़ैर बताए ना सरप्राइज़ विजिट्स कर रहे थे हॉस्पिटल्स में, और कई इदारों में, तालीमी इदारों में भी उन्होंने किया और हॉस्पिटल्स में भी किया। जब छापे मारे तो यही सूरत हाल, अब तक सूरत हाल। तो कुछ इस तरह का भी जो है ना प्रैक्टिसेस हमारी यहाँ बतौर मिनिस्टर्स जो है उनके ऊपर भी तो जिम्मेदारी आयद है, एडमिनिस्ट्रेटर्स जिम्मेदारी आयद है, MS के ऊपर भी जिम्मेदारी आयद है कि वो भी जाके ये चेक एंड बैलेंस खुद भी कर सकते हैं और सरप्राइज़ विजिट्स कर सकते हैं। देखिए आप कैसे दिनों में जो है ना वो तब्दीली आपके सिस्टम में नज़र आना शुरू हो जाएगी। बात यह है कि कोई करना चाहे, प्रोटोकॉल के बगैर तो कोई हिलता नहीं।
कोई करना चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि प्रोटोकॉल का मामला आ जाता है जब जो मिनिस्टर साहब हैं या साहिबा हैं, जब वो मूव होने लगते हैं कहीं, तो पहले से पूरे शहर में तो जगह इत्तला हो पर पता जाती है। होता है कि जी वहाँ से मूव हो रहे हैं, तो उस वक्त तब्दीली की जाती है। लेकिन बात यह है कि जैसे कि आपने मोहसिन नकवी साहब का जिक्र किया, तो अब देखें सियासतदानों को उनके तौर तरीके पर चलना बहुत ज़रूरी हो गया है इस वक्त, क्योंकि अब इस तरह जैसे वो रात में और 24 घंटे के दौरान में जब उनका दिल चाहता था हॉस्पिटल पहुंच गए और मुख्तलिफ मकामात पे थानों के दौरे कर रहे हैं। तूफ़ानी दौरे चल रहे थे ना उस वक्त, और बहुत अच्छी बात भी थी। चेक एंड बैलेंस का निज़ाम हो जाता है। लोग खौफजदा होते हैं ना कि भाई अगर हम करप्शन करेंगे या कोई भी मतलब गलत काम करेंगे तो हमें पकड़ लिया जाएगा। बिल्कुल वो खौफ नहीं है सरकारी मुलाजमीन में, सरकारी इदारों में। उस खौफ को पैदा करने के लिए किसी न किसी को एक्टिव होना पड़ेगा और बिल्कुल कॉपी करना पड़ेगा मोहसिन नकवी साहब को। लेकिन ऐसा लगता है कुछ नहीं है, हमें सिंध में ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता। देखिए यही स्पीड है ना मोहसिन नकवी साहब की, जो पंजाब में ये स्पीड थी ना, जो कि दिन रात निकल, क्योंकि वो बतौर सहाफ़ी चीज़ों को वो जानते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ ख़राबी है, कहाँ से ठीक हो सकती है। और वही स्पीड है कि जिसको अब मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो फॉलो कर रही हैं। क्योंकि जब आने वाला जो वज़ीर है या वज़ीर आला जो भी है, वो माजी के वज़ीर आला को देखते हुए अपनी रफ्तार को जो है वो मज़ीद तेज़ कर रहा है। आपने देखा होगा कि वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल का सरप्राइज विज़िट भी कर रही हैं। तो यही जो रफ्तार जो है मोहसिन नकवी साहब की थी, वो भी बगैर बताए जो सरप्राइज विज़िट करते थे। और विज़िट करने के साथ साथ अगर कोई किसी गफलत का मुर्तकिब पाया जाता था तो उसको सज़ा भी देते थे, मतलब उसको फ़ाइन भी होता था। और उसकी कई तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर और इस तरह की चीज़ों को उन्होंने मुअत्तल भी किया है। मुल्तान का हॉस्पिटल जो था वो उन्होंने दोबारा रेनोवेट किया, और इतना ज़बरदस्त रेनोवेट किया कि लोग तब कह रहे हैं कि यार बाकी कोई निगरान वज़ीर आला भी ऐसी चीज़ कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। वही वाली बात है कि देखें ईमानदारी के साथ और दयानतदारी के साथ जो है ना, ये हमें अपने डिपार्टमेंट्स में देखना होगा। और ये फिर आपको बतौर मिनिस्टर जब ओहदे मिलते हैं तो वो उन्हीं डिपार्टमेंट्स को देखने के लिए मिलते हैं, उनको ठीक करने के लिए मिलते हैं। ये नहीं है कि आप सरकारी गाड़ियों में हॉर्न लगाएं और दंदनाते फिरें और एक जगह से दूसरी जगह तकरीबों में आप जाएं और फीते काटें और बस। असल ज़िम्मेदारी तो ये है कि जो आपके मातहत इदारे हैं उनको आप ठीक करें, उनमें बेहतरी लेकर आएँ, तब जो है ना वो आपके जो अचीवमेंट है और जो आप जस्टिफाई कर सकते हैं अपने जो ना वोट बैंक को। इसी बात के साथ ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब हम बात करेंगे, इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि जो मेयर कराची हैं उन्होंने महंगाई से बेहाल शहरियों पर वाटर बम गिरा दिया है। इस पर बात करने से पहले ज़रा जो मौसम की सूरत हाल है उस पर भी नज़र डाल लेते हैं कि आज टेम्परेचर्स क्या हैं, उसके बाद में खबरों पर तबसरे करेंगे। तो आइए देखते हैं कि वेदर कंडीशंस क्या होंगी। अच्छा, कल बड़ा क्लाउडी वेदर था और हल्की फुल्की रिमझिम भी हो रही थी, बूंदाबांदी का सिलसिला जारी था। आज सुबह से तो वो नहीं हो रहा है और जो है वो धूप भी निकली हुई है। दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। लेकिन बहरहाल ये होता रहेगा कि बादल आते रहेंगे जाते रहेंगे, धूप भी आती रहेगी और जाती रहेगी, लेकिन फिर भी मौसम काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है। जी, ये जो वाटर चार्जेस लिए जाएंगे 23% इजाफा कर दिया गया। पानी है कहाँ शहर में खुर्शीद भाई? है पानी? पानी तो नहीं है। आपके इलाके में लाइन में पानी आता है, टैंकर डलता है? पहले तो ये बताएं। मैं समझता हूँ ये इनके कोई ज़हनी जो तख़य्युलात हैं कि अब ये शहरी रोएं और वो आंसुओं से अपनी प्यास बुझाएं। अब मुझे तो ये लग रहा है कि अब पहले तो के इलेक्ट्रिक ने वबाल जान किया हुआ था शहरियों के लिए। बिल की जो फ़ी यूनिट है उसमें इजाफे की समरी दर समरी वो भेज रहे मुस्तकिल, और आवाम का जीना उन्होंने दोबर किया हुआ था। और जहाँ अब कल जो है वो गवर्नर सिंध ने लेटर भी लिखा वज़ीर आला सिंध को कि भाई वो पंजाब हुकूमत की तरह लोगों को सब्सिडाइज़ करे और पर यूनिट जो है वो 14 रुपये उनको कमी का ऐलान करे। अब वो ये ऐलान अभी ख़त्म ही हुआ था, अभी ये बात इसकी चल ही रही थी कि वो मुतालबा सिंध हुकूमत से कर रहे थे। और कल जो है वो मेयर कराची ने दोबारा बम गिरा दिया शहरियों पर कि पानी आ नहीं रहा, बट टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। अब भाई ठीक है, टैक्स लीजिए, आप बिल्कुल लीजिए, इससे किसी को इनकार नहीं है रमशा साहिबा कि टैक्स नहीं देना, ये एक कौमी फरीज़ा है हमारा, क्योंकि हम टैक्स देंगे तो हमें बुनियादी सहूलियात मिलेंगी। लेकिन उसके एवज़ हमें जो बुनियादी सहूलियात मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, तो नहीं मिल रही तो टैक्स किस बात का ले रहे हैं। और हम पर जो है वो कौमी फरीज़ा समझ के जो है वो थोप दिया जाता है टैक्स। अभी पानी आ नहीं रहा लोगों को, पानी के लिए लोग बिल बुला रहे हैं, महंगे टैंकर्स खरीद रहे हैं, पानी फ़िल्टर प्लांट से लोग ले रहे हैं, महंगा पानी ले रहे हैं, और ये टैक्स पे टैक्स बढ़ाए चले जा रहे हैं। और कई ऐसी लाइनें हैं जो अगर कोई लीकेज का प्रॉब्लम होता है तो कई दिन लग जाते हैं उनको ठीक होने में, और हज़ारों गैलन पानी ज़ाया हो जाता है। इस पर कोई किसी किस्म की कोई कमेटी नहीं बनती, कोई कुछ नहीं हो रहा।
और महंगे दामों में पानी लोग खरीदने पर मजबूर हैं। अच्छा, पानी का ही मसला नहीं है, सेवरेज का भी इसी में टैक्स है ना, तो ये सेवरेज का निज़ाम जो है वो भी तो हमारे यहाँ देख लेंगे, बहुत खूबसूरत है। भाई बारिश में तो और ही कलई खुल जाती है। माशाल्लाह हमारे यहाँ सड़कें सारी टूटी हुई हैं शहर में, तकरीबन 75% सड़कें नाले तो गलियाँ जो चौक हैं, है सारे, वो टूटी हुई हैं। नालों की सफाई का काम पूरे साल चलता रहता है। कहाँ चलता रहता है वो? एक मानसून वो आता है, उसमें पेपर में जी चलता हाँ, है। कागजी कार्रवाई में मानसून आता है, फिर एक नए सिरे से एक मीडिया स्टंट होता है, सब चीज़ें चलती हैं। पानी की सूरत ये है कि जो शहरियों का एक सवाल जो है ना, वो वाकई मुझे भी लगता है कि बहुत मुनासिब है। शहरी कहते हैं कि जब टैंकर्स को पानी मिल रहा है तो भाई हमारे घर पे पानी क्यों नहीं आ रहा? हाँ, जब इसका मतलब पानी मौजूद है ऐसा तो नहीं कि पानी नहीं है। जब पानी है और टैंकर्स के सुजुकी के ज़रिए जो है वो शहर में सबको दिया जा रहा है, ख़रीद के पी रहे हैं, या जैसे कि इन्होंने बताया फिल्टर प्लांट्स हैं, वहाँ से हम ले रहे हैं पानी, तो पानी तो है इसका मतलब। लेकिन पानी घरों में नहीं आ रहा। इस वक्त कम से कम 75% जो इलाका है कराची का, वहाँ पानी नायाब है, ठीक है। 25% में ऐसा होता है कि एक दिन आता है तो 2 दिन नहीं आता, और 2 दिन आता है तो फिर 4 दिन नहीं आता, ठीक है। तो उनका किसी न किसी तरह गुजारा हो रहा है। लेकिन वो लोग जो 75% जिन इलाकों में पानी नहीं है, उनके तो बजट का हिस्सा बन गया टैंकर। सही बात है, ठीक है ना। अब वो बेचारे, और सरकारी टैंकर मंगवाना भी एक, मैं तो देखा है जिनके घरों में टैंकर्स आ रहे होते हैं वो बेचारे सारा दिन ख्वार हो रहे होते जी, ऐसी हैं। है। टैंकर वालों के पीछे फोन पे फोन, सुबह से रात हो जाती है और घर में पानी नहीं पहुंचता है। हाँ, आप आप 12,000 सरकारी जो टैंक, आप प्राइवेट मंगाएं वो तो ठक करके पहुंचेगा। आप सरकारी टैंकर जो थोड़ा सस्ता है वो आप डलवाने के लिए बैठे रहें, पूरा दिन निकल जाएगा। कोरंगी में पानी नहीं है, पूरे डिफेंस में पानी नहीं है, और महंगे दामों अगर आप रजिस्टर करवाते हैं अपने आप को टैंकर के लिए सरकारी, तो कम से कम आपको 48 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके उस 48 घंटे के दौरान आप पानी पिएंगे कैसे, बच्चे कैसे नहाएंगे, आप एक्स्ट्रा यूज़ कैसे करेंगे? वो पानी लोगों को मैसर ही नहीं है, और पूरा शहर इस वक्त जो है ना पानी से की कमी से बिलबिला रहा है। किसी पर कोई जो ही नहीं रेंग रही कि भाई ठीक है आप टैक्स ले लें, सब कुछ कर लें। तो मुझे बताएं कि कोरंगी के जितने भी नाले हैं, और यहाँ कोरंगी में इतनी इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ से इतना रेवेन्यू जनरेट होता है, लगभग कोई कोरंगी जो काटी है इसकी जो अराजी है, इस पर कम से कम बेश छोटी और बड़ी मिला के कोई 3,500 से 4,000 फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं। इस कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का इतना बुरा हाल है कि इस तरफ अगर प्राइवेट फैक्ट्री है तो सामने नाला बह रहा है। हाँ। तो भाई आप इतनी साफ़ सुथरी फैक्ट्री बना के बैठे हैं, तो आपका जो सीवरेज का पानी है, एक्स्ट्रा जो पानी आपका उस नाले में गिर रहा है, तो उस नाले से जो फजला जो उस नाले के अंदर जो ताफुन फैल रहा है, उसकी आबादी मुतासिर हो रही है, उसके उस जहरीले जो केमिकल्स हैं उससे उस आबादी को मुतासिर कर रहे हैं वो केमिकल, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं है। हमारे यहाँ माहौलियात के चैप्टर्स बने हुए हैं, माहौलियात के इदारे बने हुए हैं, उस माहौलियात के मैं समझता हूँ इदारे जो उसमें घुसपैठिए बैठे हुए हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती कि इस केमिकल शुदा पानी से इस इलाके को जो नुकसान पहुँच रहा है और वो नाले साफ़ नहीं हो रहे। कोरंगी के किसी भी नाले में, मैं दावा इस बात का कर रहा हूँ क्योंकि हम रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे सारे रिपोर्टर्स, C21 के रिपोर्टर्स जो हैं, मूनसून जो है वो तमाम नालों को रिपोर्ट कर चुके हैं कि भाई कोई भी नाला, खुदा का वास्ता है आप लोगों को कि नाले तो साफ़ करें, कम से कम वो बिल्कुल चौक हो चुके हैं, ऊपर तक भरे हुए, और उनमें गंदगी की ये सूरत हाल है कि सामने वो मेडिसिन कंपनी है या और कोई फूड की कंपनी है, साफ़ कंपनी है, उस वही प्रोडक्ट वो आवाम को बेच रहे हैं, आवाम से वो अपना बिजनेस भी ले रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ के नाले, वहाँ की सड़कें जो है वो इस वक्त जो है वो सिंध हुकूमत का मुंह चढ़ा रही हैं कि वहाँ की लोग इस बात पर नाला हैं कि भाई वोट लेने तो आते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग आते हैं, जमात इस्लामी के लोग आते हैं, तहरीक इंसाफ के लोग आते हैं, लेकिन हमारे इलाकों में सफाई सुथराई बिल्कुल नहीं हो रही, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। और यही नाले, आप ये देखिए कराची में बारिश नहीं हुई, मेरे ख्याल से यहाँ की इंतजामिया तस्मियाँ फेर रही थी कि बारिशें तेज़ ना हो, और अगर बारिश तेज़ हो जाती तो ये नाले उबल पड़ते और इन्हीं नालों का पानी आबादियों को मुतासिर करता है। यार खुर्शीद भाई ने तो इतनी भी फिक्र नहीं कि तस्बीहां पढ़ के अपनी फेस सेविंग करें, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे बारिश हो जाती, नदी नाले बह जाते, लोग उन नालों में डूब के भी मर जाते, तब भी इनके कानों पर कोई जूं नहीं रही। सड़कें खराब हो फेस चुकी हैं, सेविंग कर लेते, ज़्यादा बारिश आती है, ज़्यादा पानी आता है, नाला बह जाता है, ये कह देते और खत्म हो जाती सारी कहानी। महंगी बसें मंगवाई हुई है, सारी खराब हो रही हैं, तो क्या कौन, सड़कें खराब हो चुकी हैं अरे हमारी। तो क्या उसका हल आपको पता है क्या होता है? नई बसें आ जाएंगी। नहीं, बारिश में क्या होता है, पहले वो नोटिफिकेशन एक जारी कर देते हैं, सोशल मीडिया पर उन्होंने एक ऐप भी बना ली है और उसमें बता देते हैं कि कल बस सर्विस मुअत्तल रहेगी क्योंकि बारिश तेज़ है। ख़त्म हो गई ना बात। अब आवाम कैसे अपने दफातर में जाएगी, अपने कैसे जो है वो घरों को, उनको कोई चीज़ का कंसर्न नहीं है, अपना इक्विपमेंट भी बचा लेते हैं, अपना चेहरा भी बचा लेते हैं, सब कुछ सही रहता है उनके लिए। माल के हाल पर नज़र डालते हैं।
तो करेंसी रेट्स ये हैं कि कैनेडियन डॉलर 207, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 189.5 एंड सऊदी रियाल 74.52 एंड यूरो प्राइस 324.5। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। बात हो रही है कि ये जो चार्जेस हैं ये लगा दिए गए हैं, जिसमें वाटर के चार्जेस हैं और सेवरेज के चार्जेस हैं। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि बिजली के बिल हों चाहे किसी भी तरह का कोई बिल हो, आवाम की तो देख के जो है ना वो अब गैस के बिल पहले इतने कहाँ आते थे। गैस में भी हमने देखा कि 400 रुपये तो खाली मीटर एंड जो है वो लगा दिया गया, दीगर चार्जेस और लग गए हैं। इसी तरह से जो IPPs का मामला है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म है और इस वक्त MQM भी आवाज़ उठा रही है, जमात इस्लामी भी उठा रही है, लोग भी उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पर कैंपेन्स भी हो रही हैं। लेकिन अभी तक क्या कोई सीरियस एक्शन, जो आप कह रहे थे ना कि शर्मिंदा ही हो जाएँ, तस्बीहां पढ़ लें, कोई नज़र आ रहा है कि हाँ भाई इस मामले को भी दबा दें या कि चलें इस पर कोई एक्शन ही या रिएक्शन ही दे दें? कुछ भी नहीं हो रहा। एहतजाज हो रहे हैं, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन क्या होगा? ये MQM भी कह रही है अभी रिजल्ट कोई भी नहीं है। IPPs का मामला सबके अब तो खैर जो लोग नहीं हर भी बंदा जानता है, जो लोग नहीं भी जानते थे अब सबको पता चल चुका है। ऐसे ही। अब आप सोचें ना कि एक बंद चीज़ के पैसे जो हैं वो आवाम की जेबों से डाका मारकर जो है वो लूटे जा रहे और हैं, वो भी गरीब आवाम और गरीब आवाम के। अब उसमें जो हैरत अंगेज़ बात ये भी है कि उसमें सरकारी मामलात भी हैं, सियासी मामलात भी हैं और ताजर सनतकारों वाले मामलात भी हैं इन IPPs में। वो लोग सब लोग शामिल हैं ना इसमें, तो जो कि अपनी बंद चीज़ के जो है वो अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। तो उस पर कोई तो ऐसा रहम दिल आया। यहाँ पर हम तो ये देखते हैं भाई रमज़ान मुबारक में आपने देखा होगा कि वो जी बड़े बड़े दस्तरखान सज जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, सहरियाँ खिलाई जाती हैं। तो कम से कम किसी एक चीज़ से दस्तबरदार हो जाएं तो वो पैसा अगर कुछ कम होगा तो उसका बोझ आवाम पे से ही कम होगा ना। लेकिन उसके लिए कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। कोई भी इतनी सारे शोर मच गए, जमात इस्लामी ने एहतजाज भी किया, MQM भी अब इस पर बात कर रही है, बहुत सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन कानों पर जू नहीं रिंग रही किसी तरह की भाई इस मामले को मतलब हल तक तो पहुँचाएँ इसको। तो कोई पहला कदम उठाएगा तब जाके आगे बात बनेगी। यहाँ पहला कदम उठाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, सब एक दूसरे की जानिब देख रहे हैं कि पहले कौन करता है ये। अच्छा, इस जो है ना पहला कदम शर्त है, मुझे वो कार्टून याद आ गया, कायद आज़म की बातें, वो वहाँ आप देखते हैं तो उसमें बड़ा मुझे अच्छा लगता था कि पहला कदम शर्त है। उसमें कायद आज़म में बच्ची को सिखा रहे होते हैं, तो वो वही वाली बात है कि कुछ नहीं हो रहा। कायद आज़म के कॉलों को हमने जो है ना कहाँ उठा के फेंका हुआ है। दरसी किताबों से भी मेरे ख्याल से अब तो निकाल दिया, शायद एक आधे को पढ़ाते होंगे, काम काम काम, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा खुर्शीद भाई, बात यह है कि इसमें दो पहलू हैं। इसमें एक तो ये वाला पहलू IPPs वाला, और दूसरा पहलू अभी ये एक और जो नई बहस इसके साथ साथ शुरू हुई है IPPs के साथ, जो 14 रुपये का जो रिलीफ मिला, उसमें भी अभी मुस्तफ़ा कमाल साहब भी ये कह रहे हैं कि 1400 अरब रुपये उन लोगों को दिए जा रहे हैं जो बिजली पैदा ही नहीं कर रहे हैं। अब ये एक बड़ी बहस चली हुई है सूबों के माबैन कि भाई या तो देना था तो सबको रिलीफ मिलता, या फिर सूबाई हुकूमत को भी ऑन बोर्ड लेते, कोई कोलैबोरेशन इस तरह का किया जाता। एक तो ये मामला, फिर IPPs का मामला। तो आप समझते हैं कि वाकई की बिजली की उसमें इस वक्त हमें लगता है कि प्रेशर बनेगा और आवाम को कुछ सहूलत मिल सकेगी? देखें, 18वीं तरमीम के बाद सूबों को अपने आइनी इख्तियारात मौजूद हैं और सूबे अपना जो तरक्याती बजट है या दीगर जो भी उनके अखराजात हैं, मेंटेनेंस के अखराजात हैं, उनको डिडक्ट करके उनको समेट के तो आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। ये सूबों के पास अपना इख्तियार मौजूद है। 18वीं तरमीम के बाद जब सूबों को खुद मुख्तारी मिली, और ये खुद मुख्तारी भी प्रेसिडेंट जो इस वक्त मौजूदा हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब, उन्होंने दी थी कि सूबे खुद मुख्तियार हैं। तो जब पंजाब में मरीम नवाज़ साहिबा कर सकती हैं कि सूबे का जो बजट है उसको किसी कहीं 2 रुपये यहाँ से 5 रुपये यहाँ से कुछ डिडक्शन करके आवाम को जो है वो रिलीफ दे दें, तो मैं समझता हूँ हमारा सूबा भी कर सकता है। और हमारे सूबे के पास वसाइल बहुत हैं। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को रेवेन्यू देने वाला कराची शहर है। कराची शहर से अगर रेवेन्यू आप एक तरफ कर दें तो पूरे पाकिस्तान का रेवेन्यू एक तरफ कर दें। तो कराची का रेवेन्यू बिल्कुल, कल भी गवर्नर साहब का भी स्टेटमेंट आया है जी कि सिंध जो है वो सबसे ज़्यादा कमा के दे रहा है और कराची सबसे ज़्यादा कमा के दे रहा है, उसमें कोई शक भी नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। तो जब सूबों के पास अपने इख्तियारात मौजूद हैं तो सूबों को सूबा सिंध को ही चाहिए कि जो अपने इनके अखराजात हैं उसकी कमी करके, प्रोटोकॉल्स कम करके और दीगर जो मिनिस्टर्स के जो अखराजात हैं वो कम करके, उनकी फ्यूल कंजप्शन कम करके, तो शहरियों को ये सहूलियत दे सकते हैं। इसमें कोई कबाहत नहीं हो, दे सकते हैं। बात सिर्फ देने की है। आपकी नीयत होगी तो आप दे सकते हैं। लेकिन जब आप डिलीवरी नहीं करना चाह रहे, आपने सोच लिया नहीं तो वफाक का मामला है, तो भाई के इलेक्ट्रिक कराची में मौजूद है ना, के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में जाके बैठें। गवर्नर ने भी बहुत सारे दावे किए थे कि मुहर्रम में बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी,
उन इलाकों में लोड शेडिंग नहीं होगी, जिन इलाकों में जुलूस गुजरेगा, मजालिस तबीयत होंगी, खराब हो गई थी ना और गवर्नर फिर साहब मैं की, खुद आप जाके लोग बैठ जाऊंगा कलेक्टर के दफ्तर में। ये दावा किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऑन रिकॉर्ड है मीडिया तबीयत खराब थी लेकिन नहीं हुआ कुछ भी। तमाम उन इलाकों में लोड शेडिंग हुई, हमने खुद जाके मॉनिटर बिल्कुल किया। ऐसे ही। बात ये कि वज़ीर आला सिंध साहब को ये सोचना चाहिए, जहाँ दीगर फंड्स लोगों को दे रहे हैं वो, तो वो बिजली की मद में जो है वो सब्सिडाइज़ करें इनको, इसको। और दूसरी बात ये कि जो वफाकी सतह पे जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसमें वो अरबों खरबों रुपए लोगों को तकसीम कर रहे हैं। और भाई लोगों को भिखारी बना दिया आप लोगों ने। लोग, ख़वातीन बूढ़ी बेचारी 70-70 साल की जो ख़वातीन है वो लाइन में लग के पैसे ले रही हैं। भाई वो बजट उठा के आप लोगों को सब्सिडाइज़ कर दें, किसी भी मद में, बिजली की मद में करें, किसी और की मद में करें, लेकिन नहीं करना। हमने लोगों को भिखारी बना दिया है, लेकिन हमने लोगों को सब्सिडाइज नहीं करना तरीके से। 3 महीने करेंगे अगर सब्सिडी दे देंगे तो 3 महीने में 10,000 रुपए का एक मुख्तसर सा बजट जो है वो एक खातून को मिलता। मुझे बताएं कि 3 महीने में 10,000 रुपए वो किस तरह से मेंटेन करेगी। वो भी कितने % खवातीन को मिल रहा है, और मतलब उसमें भी डिडक्शन होती है। उसमें भी हमारे देखें। बहुत सारे जो ऐसे घुसपैठिए हैं जो उस 10,000 में बेचारी खातून से जो वो 1,000 रुपए ले लेते हैं। ऐसे लोग देने वाले ही काट लेता है ना, वहाँ पे जो कैशियर बैठा है वही काट लेता है। तो इस तरह के मामला जो है ना वो कर लेने चाहिए, ताकि लोगों का जो गुस्सा है, लोगों की जो एहसास महरूमी है, कराची के लोगों की, सिंध के लोगों की, वो एहसास महरूमी कम हो। और वो कम होने के साथ साथ इन्हीं का ये पॉजिटिव पहलू इन्हीं के हिस्से में आएगा। अगली जो गवर्नमेंट आएगी वो इनके ये पॉजिटिव पहलू ये लेके जाएंगे। आप और मेरा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन कम से कम आवाम का गुस्सा, उनका जो एहसास महरूमी है वो खत्म होगा। कराची के लोगों के साथ तो पता नहीं कौन सी सौतीली माँ वाला सलूक किया जा रहा है, और अब से नहीं हो रहा, ये शुरू से ही हो रहा है। और इतना जनरेट करके दे रहा है, मुआशी हब है आपका, वहाँ पर ये सहूलियात ना हो और वहाँ पर रिलीफ ना हो तो फिर वाकई क्योस पैदा होता है, और फिर जो है वो अभी बड़ा मशहूर सा अभी वाक़या जब जमात इस्लामी का धरना था तो उन्होंने कहा कि हमने मुज़ाकराती टीम को वापस भेज दिया। हाफिज़ नैवरमान साहब ने कहा कि क्यों भेज दिया आपने वापस? कहा जो मुज़ाकराती टीम हमारे पास तशरीफ़ लाई थी उनका होमवर्क ही नहीं था कराची के हवाले से कि क्या बजट है, कितनी उनको बिजली चाहिए, क्या नहीं चाहिए। हमने कहा उनसे कि भाई आप, उसमें ओवैस लगारी मौजूद थे जो इस वक्त जो तवानाई के वजीर हैं, उन्होंने कहा भाई आप अपना होमवर्क कंप्लीट करके लेकर आए। उन्होंने सर पकड़ लिए कि भाई ये कराची के साथ हो क्या रहा है, हम वफाकी गुजरे, हमें इल्म नहीं है इस बात का। जो ग्राउंड रियलिटी है यहाँ की, जो नोटेबल्स हैं उनको ऑन बॉडी नहीं लेती। तो फिर एहतजाज खत्म क्यों किया? एहतजाज खत्म भी तब किया, अब 2.5 रुपये बढ़ गए। बात ये ना, मैं बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन बहरहाल ये बहुत बड़े डिस्कशन, टाइम कम है ना, मेरे खुशी पे किसी और दिन इसको रखते हैं। ये भी बड़ा सवाल है, निशान है ना कि फिर एहतजाज खत्म क्यों हुआ? अगर आपने दे दिया था तो फिर आप अपने उस पर कायम रहते। एक आपने एनर्जी वेस्ट की, लोगों की भी, अपने कारकुनान की भी, हालांकि लोग साथ थे, लोग साथ थे और हो जाते मजीद। जो जमात इस्लामी का नाम भी होता ना वो भी आ जाता। अगर आप डटे रहते, बने रहते तो ये एक मूवमेंट पकड़ लेते। लेकिन वही वाली बात कि जब आउटकम कुछ नहीं होता तो हर बंदा ही मायूस हो जाता है कि कुछ भी नहीं है। अच्छा, सब्जियों के रेट्स दिखा दीजिए कि करंट रेट्स क्या हैं और प्राइसेस क्या हैं। आइए देखते हैं। चले जी, टमाटर मिले, कल मैंने ख़रीदारी की 200 रुपये किलो। आलू इसी रेट पे मुझे मिला 90 रुपये पे। लहसुन अदरक नहीं ख़रीदा इसलिए पता नहीं है। इसके अलावा जी और दिखाइए क्या क्या। गाजर का तो खैर सीज़न ही नहीं है। तुरई 29, तुरई जो है वो 150 रुपये किलो मिली है कल। बताइए, यहाँ पे 30 रुपये किलो। मैंने भी कहा मेरे शो में 30 रुपये से ज़्यादा 60, 70, 80 बेच देगा, तो कहता है 150 रुपये, वो भी डिस्काउंट के बाद। और कोई सुपर स्टोर से नहीं ख़रीदा है, आम लोकल मार्केट से जो है वो ये सब्ज़ी ख़रीदी, तो ये हाल था। जाते जाते बर्थडे विशेस भी हैं। आइए सबसे पहले मोहम्मद ताहिर दाऊद को विश करते हैं, वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू ताहिर। और जो है वो साथ मरियम का भी बर्थडे है। मरियम, आपको भी सालगिरह की बहुत सारी मुबारकबाद। सिटी न्यूज़ नेट, थैंक यू सो मच खुर्शीद भाई, आपने वक्त दिया। महाराज भाई आपका शुक्रिया। वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट। तो हम आज बात करें, जैसे हमने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया था कि आज इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन्स डे है। और जब हम सीनियर सिटीजन्स डे की बात करते हैं तो हमें एक तो हमने जैसे घर की रौनक होने पे, बुज़ुर्गों की अहमियत होने पे हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि जब भी घर में कोई बड़े होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, आपके माँ बाप होते हैं, नानी नाना दादी दादा होते हैं, चाहे ताया की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में कोई बड़ा घर में होता है, तो आप यकीन करें कि उस घर की रौनक अलग होती है और उनके होने के बहुत सारे फ़वाइद होते हैं। घर में डिसिप्लिन होता है, लोग
एक दूसरे को जो है ना वो उनकी वजह से बहुत सारी बातें बर्दाश्त कर लेते हैं, बहन भाई जो है वो चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, आपस में जो है वो एक इत्तेफाक का पहलू कायम रहता है बड़े होने की वजह से, और टॉलरेंस भी जो है ना बहुत सारी वजह से बड़े होने के लिहाज करने पे हम वो चीज़ें टॉलरेट कर जाते हैं जो अगर घर में बड़ा ना हो तो जिस तरह से हमारे हम घरों में देख रहे होते हैं कि जी जो जवाब भी दे दिया या लड़ाइयाँ और झगड़े भी हो जाते हैं तो बड़ों के होने से ख़त्म हो जाती हैं। एक तो ये फैक्टर है। दूसरी तरफ ये कि हमारे यहाँ जो है वो सीनियर सिटीजन्स को किस तरह के राइट्स जो है वो बतौर हुकूमत और बतौर स्टेट उनके पास होते हैं जो हम नहीं जानते और जिनको वो इस्तेमाल कर सकते हैं या जिनका फ़ायदा उनको हो सकता है। तो आज ख़ास तौर पे हम इस पहलू पर बात करेंगे इस दिन की मुनासबत से, ताकि जो लोग सीनियर सिटीजन्स हैं वो भी जान सकें और हमें भी आगे चलकर इस मुल्क में सीनियर सिटीज़न बनना है तो हम सब भी जान सकें कि हमें क्या क्या राइट्स मिल सकते हैं और स्टेट जो है उसका कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है। तो इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट ज़िया अवान साहब मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम ज़िया साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। तो ज़िया साहब, जैसे हम ये देख रहे हैं कि घर में बड़ों की तो एक यकीन बहुत अहमियत है। सबसे पहले तो हम उस पर ही बात करेंगे। आपके घर में भी आपने बड़ों के साथ एक वक्त गुजारा होगा, एक एफिलिएशन होती है, तो क्या आप मेरी इन सारी बातों से अग्री करते हैं कि घर में बड़ों का होना जो है ना बहुत सारे मसाइल को ख़त्म कर देता है? देखें, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है इन चीज़ों पे बात करना। वजह यह है कि ये जो दिन आप मना रहे हैं ये ऐसे दिन हमें मनाने चाहिए ताकि याद कर सकें अपने बड़ों को, अपने बुज़ुर्गों को, और जो बुज़ुर्ग बन गए हैं वो किस तरह बच्चों के साथ रहें, क्योंकि ये तो ताली कहते हैं ना दोनों हाथों से बचती है। सही कह रहे हैं आप। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नौजवान जो है ना वो इस तरह कोई बदएहतियाती कर रहे हैं, बड़े भी करते हैं। वाला पहलू बहुत कभी यकीनन इम्पोर्टेंट है। कभी कभी बड़े भी करते हैं, लेकिन ओवरऑल जो हम देख रहे हैं, मैं जो देख रहा हूँ सोसाइटी को, वो तो हर जगह डिट्रियोशन है। हर जगह जो है वो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, अखलाक में, कदरों में, कल्चर में, बहुत सारी चीज़ों में। फिर न्यूक्लियर फैमिलीज़ बन रही हैं जिसकी वजह से उनको पता नहीं है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो उसके अच्छे रिज़ल्ट भी हैं और ख़राब भी हैं, डिपेंड करता है कि रोल मॉडल आपके क्या हैं। और जहाँ तक रहा कि सीनियर तो सबको होना है, कोई रास्ते में है, कोई अभी बनेगा, कोई 20 साल बाद बनेगा, कोई 30 साल बाद बनेगा, लेकिन ये स्टेज सब पे आनी है। और जब ये स्टेज आनी है तो हमें उसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। और जो आपने जितना अपने इंट्रो में बताया कि हमें हमारे बुज़ुर्ग जब घर में होते हैं तो एक अच्छा इम्पैक्ट भी होता है। और वो बुज़ुर्ग जो हमदर्द हों, जो एक दूसरे का ख्याल करने वाले हों, और वो बच्चों को जिस तरह से देख रहे होते हैं, क्योंकि हर मेरा ख्याल है माँ बाप की ये मर्ज़ी होती है या दादा दादी की, नाना नानी की, कि वो देखे कि उसका ख़ानदान फलता फूलता रहे, लोग तरक्की करें, लोग आगे बढ़ रहे हों। तो वो सूरत हाल कुछ अभी बड़ी अफसोसनाक भी है, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि चूँकि मैं तो सारी ज़िंदगी हो गई राइट्स पे काम करते हुए, और हमारे पास विक्टिम्स की बहुत बड़ी तादाद भी आती है, तो उनमें कई दफ़ा बुज़ुर्ग भी आते हैं। गो कि हमारे पास जो परसेंटेज होगा जो लोगों के आने का वो बहुत थोड़ा होगा, और वो जो लोग मुतासिर होते हैं वही फिर ढूंढ रहे होते हैं कि उनको कोई ऐसा एवेन्यू नज़र आए कि वो जाके अपने राइट्स के लिए बात करें। तो वो पहले हमें इस तरह के केसेस बहुत कम मिलते थे जिसमें हमें ये पता चले कि अपने बच्चे अपने माँ बाप को एब्यूज़ कर रहे हों। जी ठीक है ना, ये भी एक बहुत बड़ा अंसर है। और अब पाकिस्तान में भी हम ये देखते हैं कि माँ बाप को अबैंडन कर देते हैं। ठीक है ना, अबैंडन करने की वजह से उनके पास शेल्टर नहीं होता, तो वो शेल्टर की भी हमें ज़रूरत है। और जो राइट्स हमारे लॉ में दिए गए हैं, जितने लॉज हैं, उसको भी हमें हासिल करना है। अभी जब आपने बात की तो मुझे वो केस याद आ गया, लाहौर में पता नहीं किस इलाके में हुआ था, जिसमें जो बेटा है उसने अपने चाचा के साथ मिलकर अपनी माँ को कत्ल कर दिया। और उसका ये जो फिर वो जब डिटेल्स आई तो वो ये था कि जी ज़ाहिर है जायदाद का मामला था, चाचा ने भी भड़काया, बेटे और चाचा ने जायदाद हड़पने के लिए जो है वो अपनी माँ को कत्ल कर दिया। तो मतलब देखिए, ये तो मैं आपको बताऊँ ना, ये जो कत्लो गारत, जायदाद, जर ज़मीन जो है ना, ये इसकी वजह से तो आप रोज़ाना पढ़ते हैं। लेकिन एक कल्चर ऐसा कि जो पढ़े लिखे लोग जो ज़रा तरक्की कर जाएं और माँ बाप ने उनको परवान चढ़ाया होता है और वो बदल जाते हैं। बदल जाते हैं। कई दफ़ा वो अपनी लोगों का ये कहना होता है कि अपनी बीवी की वजह से बदले हैं कई दफ़ा। लेकिन असल में जो किसी भी शख्स का इम्तहान होता है माँ बाप के और बीवी के दरमियान या बीवी बच्चों के दरमियान, वो एक ऐसा पुल है कि जिस पे बैलेंस रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से आप दोनों को शुरू से आप लोगों को इस तरह की आदत ना डालें
कि आपको प्रॉब्लम नज़र आए, तो वो आप एक तरफ बह जाएंगे माँ बाप की तरफ तो घर टूट जाएगा आपका, और अगर टोटल बीवी की तरफ चले जाएंगे तो फिर माँ बाप आपसे नाराज़ रहेंगे। तो ये एक इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए जो मेन रोल प्ले करता है वो बेटा होता है। लेकिन कई दफ़ा पैसों की खातिर, जायदाद की खातिर, गुस्से की खातिर बेटियां भी कई दफ़ा अपने माँ बाप के साथ उस तरह नहीं चलती जैसे होना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा अफसोसनाक पहलू है जो मैं जिसका जिक्र कर रहा था। क्योंकि अच्छे की बात तो सारी अल्लाह करे सारे अच्छा हो जाए, हमारी भी दुआ है, लेकिन हमें उन एस्पेक्ट को देखना है कि लोगों के राइट्स क्या हैं। अब हमारे यहाँ जो सरकार की जिम्मेदारी है, देखें सरकार की क्या ज़िम्मेदारी है। सरकार की ज़िम्मेदारी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया है कि आपने सिटीज़न्स को प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो सीनियर सिटीज़न हो, चाहे वो बच्चा हो, बच्चा भी फुल सिटीज़न है, और औरत हो, जितने, और फिर ख़ास तौर पे जब हम इस पे गौर करते हैं तो उसमें वो क्लास जो कि बहुत ज़्यादा मुतासिर हो, जिसको हम वल्नरेबल क्लासेस कहते हैं, कि जो वल्नरेबल हैं, बहुत मासूम हैं, बहुत उन पे जुल्म होता है, वो बर्दाश्त तो कर रहे होते हैं, लेकिन उनको कोई देखभाल करने वाला नहीं है, जैसे औरतें, बच्चे, बुज़ुर्ग, ठीक है ना। ये ऐसे लोग हैं कि जिन पे हाँ सरकार की खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत होती है। लेकिन अफसोस ये है कि आप चारों सूबों में मिनिस्ट्रियों को ले लें जो जेरियाटिक के हवाले से, क्योंकि ये जेरियाटिक का इशू है। गो कि आज आपने कहा कि ये इंटरनेशनल डे आज नहीं है, इसको हम बहुत सारे मुल्क मनाते हैं। इंटरनेशनल डे जो यूएन ने डेवलप किया है इस पे सीनियर सिटीजन्स पे, वो 1 अक्टूबर है। अच्छा जी हाँ, ये पहली दफ़ा रोनाल्ड रेगन ने यूएस में शुरू किया था आज के दिन के हवाले से। सही, यूएस का नेशनल डे है, सही, ठीक है ना। फिर बहुत सारे मुल्क इसको मनाते हैं और मनाने में कोई हर्ज नहीं है, आप कोई भी दिन मना सकते हैं। ये तो अच्छी बात है कि हम कोई भी दिन मनाएं, लेकिन लोगों के राइट्स की बात कर रहे हैं आप, एक नेकी की बात कर रहे हैं। और वो जो घरों में बैठे हुए लोग हैं जिन पे नौजवानों की तवज्जो नहीं है, उनके बच्चों की तवज्जो नहीं है, उन पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम के हवाले से अगर कोई नौजवान जो देख रहे हैं अपने माँ बाप का ख्याल रखें, ये बाद में नहीं मिलेंगे उनको। ये वो लोग हैं जिनसे आप, हाँ, आपको थोड़ा सा टॉलरेंस आपको सीधा जन्नत का रास्ता दिखाएगा। ये थोड़ा सा टॉलरेंस आपकी अपनी ज़िंदगी में अमन चैन की ज़िंदगी करेगा, अगर आप बैलेंस कर लें और माँ बाप को ठुकराएं नहीं, धुतकारें नहीं, उनको उनका ख्याल करें, उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ख्याल करें। भाई अगर आप दीन को ही बहुत ही बिल्कुल ही बेसिक सी बात सीख लेना कि कुरान कह रहा है ना, इसमें आपको कहीं और जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है कि आपने बहुत तफसीर में जाना है या हदीसों में सीधी ज़बान में खुले अल्फाज में कुरान में अल्लाह ताला कह रहा है कि अपने वालिदैन को उफ तक ना कहो। उनका एहतराम आपने इतना करना है कि आप जो है आप उनका कर्ज नहीं उतार सकते। सही है। तो आप सारी ज़िंदगी भी खिदमत कर लें, आप अपनी जूतियाँ घिस लें, तो वो वालिदैन जैसा नहीं। आप माँ बाप अपने बच्चे जो है अपने माँ बाप को वैसा रिवॉर्ड नहीं दे सकते। अच्छा, हम स्टेट की बात कर रहे थे ना ज़िया साहब, तो बतौर स्टेट हमारे मुल्क में दीगर ममालिक को जब हम देखते हैं तो एडवांस कंट्रीज़ में तो बड़े राइट्स हैं, और आपने शेल्टर होम्स की भी जिक्र किया, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें भी हैं। खैर, हम अपने कल्चर में रहते हुए हमारे यहाँ क्या राइट्स अवेलेबल हैं और सीनियर सिटीजन्स को किस तरह जरा वो स्टेट सपोर्ट करता है या कुछ भी नहीं है? देखें, बहुत कुछ है। पता ही लॉज नहीं की बात, लॉज और पॉलिसीज, लॉ ही जानना चाह रही हूँ। देखें, लॉज और पॉलिसीज तो ऐसी हैं कि आप वेस्टर्न कंट्रीज भी आप बोलेंगे पीछे रह जाए। हाँ। हमारे पास लिखी हुई चीज़ें, जैसे अमल में कुछ नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बात बताऊं कि आप जो हमारे जो लॉज हैं सारे उसमें कि जितनी बिल्डिंग बनेंगी उसमें रैंप बनेगी, एक्सेसिबिलिटी होगी उनको जाने आने में। अब आप हमारी सिटी कोर्ट्स में चले जाएं, आपको वहीं जो है वो जहाँ कोर्ट्स हैं वहीं राइट्स नहीं है लोगों के पास। वहाँ लिफ्ट चल रही होगी, आपको सीढ़ियों से चढ़ना है। सीनियर सिटीज़न कैसे, सीनियर इवन सिटीज़न में लॉयर्स भी जो है ना इसको वो नहीं जा पाते। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जो कोर्ट्स के अंदर जो हमारी जो पाकिस्तान की जितनी भी कोर्ट्स हैं, मैं सिर्फ किसी एक कोर्ट की बात नहीं कर रहा, वहाँ पे उस तरह से एक्सेसिबिलिटी नहीं है। मतलब इसका मतलब है एक्सेस टू जस्टिस नहीं है। सही बात है। ये सिर्फ एक्सेस बिल्डिंग का नहीं है, एक्सेस टू जस्टिस भी नहीं है। और इसी तरह हेल्थ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं या बाकी हर जगह सीनियर सिटीजन जाते हैं, बस स्टॉप पे देख लें, उनके लिए क्या 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 आपने इंतज़ाम किया हुआ है। आपके पास जो है ना व्हील चेयर्स आपको नज़र ही नहीं आती हैं या ख़राब होती हैं या उनका सिस्टम नहीं है। अब तो दुनिया बदल गई है, पता नहीं कितने गैजेट्स आ गए हैं। तो ये राइट तो मौजूद है। ये जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, ये उसका काम है
कि हर जगह वो इन चीज़ों को देखे। सड़कों, अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो अभी इस वक्त हैं काजी फैज़ ईसा ने, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान भर में सारी फुटपाथ से इंक्रोचमेंट हटाएं, सारी फुटपाथ से, ठीक है ना, और वो अनइवन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे चलने की जगह नहीं है फुटपाथ पे, वहाँ पे या जनरेटर रखे हुए हैं या कोई ढाबा है, ठीक है ना, या लोगों ने अपनी पहले दुकान लगाते हैं तो आधी दुकान बाहर होती है और वो पूरी फुटपाथ उन्होंने कब्जा की होती है। तो बात ये है कि ये सीनियर सिटीजन का भी राइट है कि वो चल सके आराम से सीधी। अच्छा, इस पे राइट्स आप और भी बताइएगा, क्योंकि हमें जानना ज़रूरी है, लर्निंग हमारी ज़रूरी क्या है, क्या क्या। और एक कॉलर भी है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रमशा, मेरा नाम है भुतिया रहमान, सब कुछ बताएंगे। भैया भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। देखिए हम आपके दोस्त के दोस्त हैं और सुबह आपसे पूर्व से ही मुझे बताया था कमाल ने कि भाई आप जो है कहीं आ रहे, तो हमने तलाश कर लिया आपको चैनल पे। या वैसे भी तलाश कर लेते हैं अपने मनपसंद लोगों को। बहुत जबरदस्त आदमी है। अच्छा चले, बहुत सलाम हो जिया भाई को, उनको बुलाते रहा करें, बहुत कुछ सीखते हैं हमसे। जिया भाई बिल्कुल आपने बात सही की, जाहिर है बहुत सारे मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, सीनियर सिटीजन की लाइनें चाहिए प्रायोरिटी पे वहाँ भी लगने दिया जाता उनको। लेकिन देखिए ये तो प्रॉब्लम्स है, आपकी नजर में सोल्यूशन क्या है? जब आप एक्सेस टू दी, आपके पास जस्टिस नहीं है, आपके पास चीजें नहीं है, तो कौन इनको सही करेगा? आप मकसद ही कहने का कि कोई सोल्यूशन भी तो होना चाहिए ना। हम अपने घरों में तो खैर बुजुर्ग की इज्जत अल्लाह का शुक्र आज मार्शे में करते हैं, हर बात करते हैं। अब तो आपने जो आपने बात कर दी ना कि आपके पास चलने के रास्ते तो बुजुर्ग क्या चलेगा, हम तो खुद नहीं चल पा रहे। और सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम के बुजुर्ग ने ये है ना कि देखिए जो ओवरहेड ब्रिजेज है ना, उस पर चढ़ना उनके लिए बहुत तकलीफ भी होता है, क्योंकि अब जैसे ग्रीन बस के लिए हमें जाना है, अब मुझे बताइए कि एक्सकलेटर्स काम नहीं कर रहे होते, उनके सारे सिस्टम चल नहीं रहे होते, किस तरह जाएंगे? तो ये इसको टेकअप करने के लिए क्या है, अगर कोई अप्रोच करना चाहे लॉ को तो किस तरह करता है? क्योंकि आप लॉ के आदमी, अगर कोई इस तरह को टेकअप करे, लॉ क्या कहता है, आप किस तरह एक्सेस किया जाए? तो ऐसे इदारे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लेके आगे आपकी बात को लेके चले। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया याया, आपने हमें कॉल किया और आपने जो है बड़ा अच्छा सवाल भी किया। इस सवाल का जवाब भी लेंगे ज़िया साहब से, लेकिन पहले ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। तो जनाब हम बात कर रहे हैं सीनियर सिटीजन्स के राइट्स के हवाले से। तो पहले तो अभी जो याया ने सवाल किया उसको हम आगे चल के ज़िया साहब ज़रूर डिस्कस करेंगे और उस पर जवाब भी लेंगे कि देखें अब ये लॉ को पहले जाने तो ना कि मुझे और आप, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मुझे क्या राइट्स होंगे, आप जब उस स्टेज में और क्या राइट्स हैं जो हमें स्टेट देती है। जैसे कि मैं जानती हूँ कि शायद रेलवे में आपको जो है वो कुछ डिस्काउंट मिलता है। इसी तरह अभी जो पब्लिक प्लेसेस या पार्क्स में जब आप घूमने जाते हैं तो अब आप 60 हो तो अब आपसे टिकट चार्ज नहीं करेंगे। इस तरह की कुछ चीज़ें तो हमें पता है। इसके अलावा आपको स्टेट और क्या राइट्स देती है? देखें ये जो है ना कि लाइन में खड़ा होना और प्रायोरिटी पे चीज़ें करना, वो तो मैंने आपको बताया कि किताबों में है, रूल्स हैं, लेकिन अमल में आपको कहीं कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। आप नादरा के दफ्तर अभी चले जाएं, ये जो बड़े जो सेंटर बनाए हुए इन्होंने, मेगा सेंटर, आप वहाँ जाके देखें मेगा सेंटर पे क्या हाल है कि रुल रहे होते हैं बेचारे। वहाँ कोई बताने वाला भी नहीं है। वहाँ एक अगर नादरा का बाहर बंदा वो अगर देख ले उसका आईडी कार्ड देख ले और कि भाई वो 60+ है, तो उसको कोई नई लाइन दे दे या बच्चों को अलग लाइन दे दे, औरतों को अलग लाइन दे दे, उनके लिए सबके लिए लॉ मौजूद है। मुझे ये पता है। और इस पे कई दफ़ा वफाकी मोतसिब जो है, अभी खैर एजाज साहब हैं इस वक्त वफाकी मोतसिब, वो तो बहुत इन चीज़ों में वो लेते हैं। और हमारी एक चिल्ड्रन की कमेटी है जो पूरे मुल्क की उन्होंने बनाई हुई है, जो कि चिल्ड्रन के अगर राइट्स कहीं यूज़र्व हो रहे हों फेडरल लेवल पे, तो फिर हमें वो इख्तियार है कि हम उनको सिर्फ लिख दें तो वो फ़ौरन एक्शन शुरू हो जाएगा वफाकी मोतसिब के इदारे से। तो लेकिन मैं आपको जो बात बताना चाह रहा था कि राइट्स तो हर जगह, अब ये जो मैंने जो शुरू में बात की डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से, अब बलूचिस्तान में और सिंध में और इवन पंजाब में नया लॉ जो आया है डोमेस्टिक वायलेंस का, नॉर्मली लगता ही है कि डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ औरतों के हवाले से होगा। सही बात लेकिन है। आपको ये सुन के खुशी होगी इस बात की कि ये जो लॉ है जब ये डेवलप हुआ तो उसमें वो सारे वल्नरेबल लोग के जिसमें माँ बाप भी शामिल हैं, ठीक है ना, माँ बाप, सर्वेंट्स, वो बहनें और भाई जिनकी जो जायदाद की वजह से या किसी वो हैंडीकैप हैं घर में, उनको जो रखा होता है उन्होंने, तो वो सारे लोग जो जबर का जुल्म का शिकार होते हैं वो इस लॉ के तहत बहुत बड़ा एक्शन कर सकते हैं।
ये मैं आपको बताऊं, ये लॉ मौजूद है हमारे यहाँ, प्रैक्टिकली मौजूद है, जिसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अगर खुदा न खास्ता कोई माँ बाप के साथ जुल्म कर रहा हो तो ये लॉ इन एक्शन आ जाए तो वो सीधा जेल में होंगे वो लोग। ये मैं आपको बताऊं, ये लॉ मौजूद है हमारे यहाँ, बलूचिस्तान में मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा देखें, जो लोगों की ज़िंदगियों में एक पूरी दुनिया में यह है कि एक सोशल वेलफेयर का सिस्टम होना चाहिए। हाँ जी। ऐसे लोगों का, गो के पाकिस्तान में भी अब ख़ासतौर पे कराची में मुझे पता है कि काफ़ी जो है वो ओल्ड एज होम है, वो कम्युनिटीज़ ने बनाए हुए। एक तो ओल्ड एज होम जो है मदर ट्रीज़ा ने बनाया था, वो कायद आज़म के मज़ार के पास है, जो कि नन्स चलाती हैं, ठीक है ना। उसमें ये नहीं होता कि सिर्फ क्रिश्चियन जाएंगे, उसमें मुस्लिम भी ज़्यादातर मुस्लिम ही होते हैं ज़्यादातर जो जा रहे होते हैं। और इसके अलावा मेमन कम्युनिटी ने बनाया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने अब ये बनाए हुए हैं। लेकिन उसका जो जिस तरह का हमारा माहौल है, जिस तरह हमारे सीनियर लोग या जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो जिस तरह सफ़र कर रहे हैं, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जबर का शिकार हों, जुल्म का शिकार हों। कई दफ़ा बच्चे नहीं होते, उम्र हो गई, कमाई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनको देखने वाला नहीं है, तो उनको भी ज़रूरत है। तो हर किस्म का जो है ना ये इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। और हमारे यहाँ बड़े बड़े रोल मॉडल मौजूद हैं कि सीनियर सिटीज़न होते हुए वो अपने आप को बिज़ी रखते हैं, कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं कि जो नज़र आ रहा होता है, हमें लगता है कि बड़ा बहुत ज़बरदस्त। भाई इस एज में भी देखो लोग क्या क्या कर रहे हैं। आप गूगल खोलें, आपको पाकिस्तान का पता लग जाएगा कि हमारे सीनियर सिटीज़न क्या क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो बात यह है कि ये दोनों तरफ, दोनों एक बैलेंस उस तरह का देखना है। और स्टेट की ज़िम्मेदारी ये है कि वो अपने सिटीज़न की वेलबींग का ख्याल रखे, उसकी हेल्थ का ख्याल रखे। अब अगर स्टेट या गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को साफ़ पानी ना प्रोवाइड कर सके, हाँ, साफ़ हवा ना प्रोवाइड कर, देखें मेजॉरिटी बीमारियां जो हैं, जो आपको सीनियर सिटीज़न और बच्चे और औरतें जो अस्पतालों में भरे हुए नज़र आते हैं, उसकी एक वाहिद वजह साफ पानी है, साफ पानी। अगर उनको आप पानी दे दें तो आपको ये रोज़ाना बड़ी बड़े अस्पतालों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी इतनी देर तो हम ये पानी अस्पतालों पे भी यही बात करते थे कि बेसिक राइट्स है नहीं और टैक्सेशन आप जो है उसमें इजाफा करते जा रहे हैं। अच्छा, जैसा अब एक और चीज़ ये कि दुनिया भर में एक और है ना, हमारी चले पेंशन्स तो मिल रही हैं, लेकिन जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स नहीं करते और उनके लिए भी वो भी अगर सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, वही आपने कहा कि बहुत सारे लोगों के बच्चे भी नहीं हैं जो उनको स्पॉन्सर कर सकें और वो उनका पास कोई ज़रिया मुआश नहीं होता, तो ऐसे लोगों के लिए क्या स्टेट की तरफ से कोई वज़ाइफ वगैरह भी हमारे मुल्क में हैं जो वो हासिल कर सकते हैं, या ऐसा कोई निज़ाम नहीं है? ऐसा कोई निज़ाम नहीं है सिवाय इसके ये जो एक बेनज़ीर प्रोग्राम है जिसमें हम सुनते हैं कि वो जो लोगों का हाल किया हुआ उन्होंने, कि वो पैसे निकालने में किस तरह लोग पैसे खा जाते हैं, किस तरह गलत लोगों के नाम उसमें डले हुए हैं, सरकार के पूरे ख़ानदान के लोगों के नाम डले हुए हैं, और जो वो खड़े भी हों तो बेचारे सुबह से शाम तक तो वो लाइन में रुल तो जाते हैं। बात यह है कि वो एक जो ऑटोमेटिक सिस्टम होना चाहिए एज के साथ, जब आपके पास नादरा का रिकॉर्ड मौजूद है, बिल्कुल ऐसा ही है, तो आप उनके लिए ज़रूर इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। ना तो देखें पॉपुलेशन कंट्रोल ना होने की वजह से भी बहुत बड़ा मसला है, हाँ, कि हमारा मुल्क एक्सप्लोड कर रहा है पॉपुलेशन में। अब जब एक्सप्लोड कर रहा हो तो कहाँ कहाँ आप पैच लगाएंगे, पैच आपको मिलेंगे, आप कैसे करेंगे उसको? तो ख़ास तौर पे सीनियर सिटीजन्स में जो सबसे ज़्यादा उनको जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो हेल्थ की ज़रूरत है, कि उनकी बेटर हेल्थ हो। और वो हेल्थ के इंस्टीट्यूशंस आपको उस तरह से काम करते हुए सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई सेपरेट तो है ही नहीं। अब अगर इस तरह से ना हो तो यह के सवाल की तरफ आ जाते हैं कि जो सारे लॉज हैं भी, जहाँ पर फ्लॉज भी हैं लॉज के साथ, तो उसमें अपने राइट्स को कैसे हासिल करना। और दूसरी बात है जब पैसा भी ना हो, अब एक तो वकील भी करना एक मुश्किल काम है क्योंकि आपको हर जगह पे ऑनेस्ट जो है वो इस तरह से नहीं मिल रहा होता, पागल बना रहे होते हैं लोगों को। अब ये एप्लीकेशन लगानी तो इतने पैसे ले आओ, इतने पैसे ले आओ, तो लोग तो लॉ की तरफ या कानून की तरफ बढ़ना ही नहीं चाहते। सही है। तो ये कैसे हो सकती है कानूनी चारा जो क्या किया जा सकता है अपने राइट्स को हासिल करने के लिए, और क्या कोई इस हवाले से फ्री असिस्टेंस वगैरह भी प्रोवाइड करता है या ऐसा कुछ नहीं है? देखिए कुछ इदारे तो हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर। हाँ जी, बिल्कुल। जितनी ज़रूरत है लोगों को, देखें एक्सेस टू जस्टिस ये राइट टू लाइफ है, हाँ, कि ज़िंदगी को आपने अगर सही गुजारना है तो आपके पास एक्सेस टू जस्टिस होना चाहिए। अब एक्सेस टू जस्टिस के लिए फ्री लीगल एड की भी ज़रूरत है, लॉयर्स भी मौजूद हैं, पैसों वाले भी कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा अपना ख्याल है कि जब आपके पास ये एक्सेस टू जस्टिस ना हो तो बहुत मुश्किल होती है। याहिया साहब ने जो सवाल किया बहुत मैं समझता हूँ कि बुनियादी सवाल किया, और माशाल्लाह ये बहुत अच्छे, जब भी किसी चैनल पे सवाल करते हैं बहुत अच्छे रेलेवेंट सवाल करते हैं। जी,
मैं याया साहब को एड्रेस करते हुए ये कहूँगा कि इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना रिट पिटिशन का एक इख्तियार हर सिटीज़न को हासिल है। अच्छा, रिट वो दाखिल कर सकते हैं, कोई ऐसा कानून जो कि आपका एक फंडामेंटल राइट है, अगर कहीं आपके फंडामेंटल राइट को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है या आपको नहीं दिया जा रहा, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन जो है वो हाई कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। और हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन के लिए ज़रूरी नहीं है आपके पास वकील हो। अगर आप पढ़े लिखे हैं या आप किसी से ड्राफ्ट करवा सकते हैं तो आप खुद भी खड़े होकर बात कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके वकील हो। वकील तो उस सूरत में ज़रूरत इसलिए होती है कि उसमें लीगल प्रोविजंस होते हैं, समझाने की ज़रूरत होती है, तो उसमें भी हमारे बहुत सारे वकला हैं जो कि मैं तो अक्सर ये लोगों को कहता हूँ कि फ्री लीगल एड जो है ना प्रोवाइड करना वो वकालत की ज़कात है। सही बात है। और मैंने तो पाकिस्तान में फ्री लीगल एड की बुनियाद रखी है। जितनी फ्री लीगल एड हमने दी है और हज़ारों की तादाद में दी है, मेरी सारी ज़िंदगी इसमें गुजरी है कि जिसमें हमने औरतों, बच्चों और इस तरह के वर्नेबल क्लासेस को और लॉज बनाने में जितना हमने गवर्नमेंट के साथ काम किया है चीज़ों में, तो हमारी तो थ्रू आउट चूँकि लाइफ ही यही रही है, तो ये फ्री लीगल एड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और याया साहब का जवाब यह है कि जिन लोगों के हकूक़ ऐसे यूज़र्प हो रहे हैं और उनको लगता है कि भाई सीनियर सिटीज़न के लिए, जिस तरह उन्होंने कहा कि ब्रिजेस पे लिफ्ट नहीं है, ब्रिजेस पे लिफ्ट होनी चाहिए, ठीक है ना, उसके लिए भी जा सकते हैं। फुटपाथ पे अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा पूरे मुल्क में, ये सिर्फ सिंध के लिए नहीं है। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब आज बात करेंगे कि आज क्या पकेगा, और ये सवाल जो है ना घर में जो सुबह से शुरू होता है तो दोपहर के खाने का टाइम आ जाता है और बड़ा मुश्किल लग रहा होता है कि यार इसका सॉल्यूशन क्या है। और जिस शख्स से आप घर में पूछेंगे ना यार आज क्या खाओगे क्या खाओगे क्या खाओगे, तो कोई कुछ नहीं बताता और कहते हैं यार जो मर्ज़ी बना लो। जब टेबल पे खाना आता है यार ये क्यों पकाई, सब्ज़ी पका ली। तो ये बड़ा एक दुविधा का मामला होता है रोज़ाना घर में। ख़वातीन के लिए एक चैलेंज होता है कि अब ये कुछ भी पका लो तो कह दिया हम सब खा लेंगे, लेकिन इस खाने के रूटीन को कैसे मैनेज करना है, ये मेन्यू किस तरह से डिसाइड करना है, और हम ये रोज़ाना जो सोचने का है कि भाई आज क्या पकाएं, अच्छा भी हो सब खा भी लें, तो इसको डिसाइड कैसे करें। तो आज हम उसमें हेल्प लेने की कोशिश करेंगे, जानेंगे। हमारे साथ मुख्तलिफ शेफ्स मौजूद हैं, वेलकम करते हैं उनको शो में। शेफ़ सारा फरहान मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और शेफ़ कौसर भी हैं। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग बताएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आप मेरा मेन्यू डिसाइड कर दें कि आज मैं क्या पकाऊँ, जाने के बाद ना, क्योंकि हर शख्स बड़ा परेशान हो जाता है यार सुबह से। जो मैं तो एक दिन पहले यकीन करें रात में सोचती हूँ कि मैं कल ये बना लूँगी, क्योंकि फिर आपको पता है अगर आपने चिकन डिफ्रॉस्ट करना है या बीफ आपने डिफ्रॉस्ट करना है या सब्ज़ी काटनी, तो आपके दिमाग में होता है यार मुझे इसके लिए ये चीज़ें चाहिए होंगी, या क्योंकि मुझे तो काम पे आना होता है। बिल्कुल। तो फिर ये होता है कि आपने वो जो डिफ्रॉस्टेशन के लिए आप रख कर उसको आ गए, तो आपको जाएंगे तो आपको अपनी चीज़ें प्लान्ड हुई भी मिलती हैं, तो ये बड़ा मामला आसान हो जाता है। लेकिन ये आज क्या पकेगा जो जवाब है ये बड़ा मुश्किल है। स्टार्टिंग विद यू शेफ सारा, कैसे आप लोग प्लान करते हैं फिर? हम बेसिकली ना ये वाकई बहुत ही बड़ा और मुश्किल काम है, और अगर घर वालों से पूछा जाए, किसी से पूछे क्या पकेगा, कुछ भी बना लो, फिर जब खाना आता है तो कहते हैं ये क्यों पकाया, ये क्यों बना लिया ये, और जब वो ये जब जवाब मिलता है ना ये क्यों पका, ये तो कहा ही नहीं था, तो भाई जो कहा था वही बता दो ना, एटलीस्ट क्या कहा था। तो बड़ा मुश्किल और डिफ़िकल्ट होता है। खाना बनाना इतना मुश्किल नहीं है जितना खाना सोचना मुश्किल है। और अगर आप प्लान करके चलें अपने मेन्यू को, वीकली मेन्यू प्लान करें, तो ये इतना मुश्किल होता नहीं है। अब आप ये कहें कि सदियों से यही सवाल चलता आ रहा है क्या पकेगा, और मुझे लगता है कि सदियों तक चलता ही रहेगा, क्योंकि आप कितने भी प्रोफेशन हो जाए, प्रोफेशनली आप अपने घर को बैलेंस करके चलें, लेकिन आप ये वाला जो सवाल है ना इसको आप हल नहीं कर सकते। सो बेसिकली हम इस तरह से रूटीन अपना प्लान करते हैं कि जी वीकली मेन्यू को डिसाइड कर लिया जाता है कि आपने एक दिन प्रोटीन लेना है, कार्ब्स लेनी है, तो इस तरह से आप कोई ना कोई पोर्शन वाइज भी प्लान कर सकते हैं। लाइक दैट कि अगर हम दाल बना रहे हैं मंडे, तो ट्यूसडे दाल के साथ आपने कोई मीट रख लिया, कुछ इस तरह के। आप बहुत सारे घरों में आजकल के हिसाब से 2 डिशेस भी बनना बड़ी मुश्किल होती है, तो आप वीकली मेन्यू ये डिसाइड करें कि मंडे दाल है मॉर्निंग में, तो फिर आपने इवनिंग में कुछ स्नैक्स रख लिया, और फिर डिनर में प्लान कर लिया कि आपने कोई मीट ले लिया या राइस ले ली। इस तरह से अगर आप प्लान करके अगर आप चलते हैं तो बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, आपकी ज़िंदगी सुकून में आ जाती है एटलीस्ट। और साथ साथ अगर आप जैसे पोर्शन वाइज अगर लेते हैं, जैसे आपने प्रोटीन में दाल ले लिया, तो आप
एग का कोई पोर्शन रखें, आप वेजीज का कोई पोर्शन रखें, ये ज़रूरी है डेली बेसिस पे। और चूंकि हमारे बच्चे आजकल के अमूमन बड़े तो फिर भी कुछ ना कुछ ले लेते हैं, टेक कर लेते हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं ना वो उनकी फरमाइशें बहुत ज़्यादा हाई हो बिल्कुल चुकी हैं। ऐसा ही है। और अगर आप इनको यही कहें जो हमारी ट्रेडिशनल रिवायती डिशेज़ हैं तो उनमें इशू ये आने लगा है कि वो अब उनको खानी नहीं है और हमारे घर के बड़ों को वही पसंद आती हैं। आप पालक पनीर कह लें, आप दाल गोश्त कह लें, या आप इस तरह की कड़ी चावल कह लें, बच्चे नहीं शौक से खाते हैं। तो ये भी थोड़ा सा फ्यूजन लेकर आते हैं हम। बीइंग अ शेफ़ हम सोचते हैं कि इसी डिशेस को बच्चों तक पहुंचाना, उनके पेट तक लेके जाना, ये बड़ा ही मुश्किल मरहला होता है। बट इसको हम फ्यूजन वाइज लेके अगर जाएँ, जी कड़ी अगर हमने बनाई है, जैसे आपके यहाँ डिस्प्ले भी है, तो ये अगर हमने बनाई तो इसका पकौड़ा थोड़ा सा डिफरेंट कर दें, इसमें चिकन ऐड कर दें अगर बच्चे मीट शौक से खाते हैं, या पनीर क्यूब आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जो कि फ्यूजन भी होगी और कड़ी भी हो गई। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि बिरयानी हम मेरे घर में कुछ लोग हैं वो चिकन नहीं खाते और कुछ लोग हैं वो बीफ नहीं खाते, तो अब डेफिनेटली वो बड़ा मुश्किल टास्क होता है। बीइंग अ प्रोफेशनल लाइफ को भी आपको बैलेंस करना होता है और आपको घर में भी अपना रोल प्ले करना होता है। तो हमने क्या किया कि जी मसाला जब हम बनाते हैं उसका बिरयानी का, तो उसमें एक पोर्शन में हम चिकन भी ऐड कर देते हैं और मीट भी ऐड कर देते हैं। हाँ, हाफ पोर्शन में आप ऐड कर बिल्कुल। और दीजिए। फिर जो राइस होते हैं वो डेफिनेटली एक ही टाइम पे हमने बॉईल किए और जो उसकी तह है वो हमने डिफरेंट यानी कि चिकन बिरयानी अलग बना दी है, तह लगा दिया, और मीट का जो आपका बीफ है उसकी हमने अलग बना दी बिरयानी। तो वो कम वक्त में 2 डिशेस आपकी 2 बिरयानी की रेसिपी रेडी हो जाती हैं। बिल्कुल So, ऐसा ही ये है। होता है। अच्छा, ये भी बड़ा मसला है ना कि घर में जो मेन्यू डिसाइड हो रहा है इसमें सबकी पसंद का ख्याल रखना है। जैसे भी सारा ने भी कहा, ये भी एक कौसर बड़ा मुश्किल काम होता है, और डिसाइड करना मेन्यू साथ साथ, और फिर बच्चों को अलग देखो, बड़ों को अलग देखो, खुद क्या खाना है। तो यकीनन कौसर, सबसे पहले तो अम्मी हमसे पूछती हैं कि आज खाने में क्या बनाना है, तो मैं कहती हूँ अम्मी आप देख लें आपको क्या बनाना है। तो फिर भाई से पूछो कुछ भी बना लें, तो अम्मी कहती कुछ भी क्या, कुछ भी बना ले। अम्मी कहती चिकन बना लूँ, नहीं एक मेरा भाई है वो चिकन नहीं खाता, दूसरा भाई है वो बीफ खाता है, तो इसी तरीके से नहीं बीफ नहीं बनाए, नहीं चिकन नहीं बनाए, इसी तरीके से मेरे घर में यही चलता रहता रोज़ है। का मसला है। यही रोज़ का मसला है। जैसे शेफ़ ने बताया कि बिरयानी का, तो बिरयानी मेरे घर में मोस्टली संडे को बनती है, तो संडे को इसी तरीके से बिरयानी बनती है, चिकन अलग बनता है, बीफ अलग बनता है। बस इतनी, बस हमारे लिए ये थोड़ा टिपिकल हो जाता है हमारे लिए। इसको इस तरह से हम ब्रेकआउट करते हैं कि जी अगर एक दिन पाकिस्तानी डिशेस बननी है तो फिर आपने, आजकल कोरियन बड़ा फेमस हुआ हुआ है बच्चों में, कोरियन डिशेस आपने खानी है, चाहे वो आपके चाउमीन टाइप के कोरियंस हो गए या आपके डम्पलिंग्स हो गए, और ये सारी चीज़ें जो घर के बड़े हजरात हैं ना, जैसे आपके फादर हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं खाते। हमारे यहाँ तो एक रिवाज जो बना है अभी, हॉट पॉट जो चल रहा है आजकल बड़ा वायरल अब ये तो सब बाहर खाने जाते हैं ना, घर में कौन ये हॉट पॉट और डम्पलिंग्स बना रहे हैं आप लोग? हाँ बना लेते हैं कभी कभी। नहीं, अब रोजाना देखिए, हम तो बात कर रहे हैं रोज के खाने, कभी कभी तो जी आप दावत में सभी कुछ बना लेते हैं, बिल्कुल। लेकिन अब क्या है, मेन्यू यहाँ पे फंसता है। जो बात अभी कौसर और आप लोग कर रहे हैं ना, भाई नहीं खाता, अब वो छोटा वाला चिकन खाएगा, बड़ा वाला बीफ खाएगा, वो सब्जी में तो रही खाएगा, वो तो रही नहीं खाएगा, वो आलू पालक सब्जी तो कोई खाते ही नहीं है। इसका हाँ, नहीं अभी कौसर जो है ना, बात ये है कि हमारे यहाँ जो है ना सब्जी क्यों नहीं खाते लोग। अभी इन्होंने कहा ना बच्चे नहीं खाते, क्यों नहीं खाते? क्योंकि हम उनको बचपन से इंट्रोड्यूस नहीं करा रहे, उनकी मनपसंद चीज डाल के नहीं खिला रहे। तो एक ये भी मसला है ना कि क्या करें। अच्छा, हफ्तेवार मेन्यू आप कौसर आपके घर में किस तरह से प्लान होता है? मेरे घर में तो प्लान से चलता ही नहीं है, बाकायदा वीकली बना के भी रखा है, फिर भी वो नहीं चल सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है ना, Possible ही नहीं चल सकता। हाँ, वैसे ऐसा सोचो भी ना तो ये नहीं हो पाता। नहीं हो पाता, बिल्कुल। अच्छा, मैं तो ये करती हूँ, मैं जैसे मैंने बताया तो मैं रात में ना ब्रेन स्टॉर्म करती हूँ, और क्योंकि मैं जो है वो अकेले रहती हूँ, मेरी फैमिली में कोई है ही नहीं, सब बाहर हैं, सास ससुर वगैरह भी, अम्मी भाभी, तो क्या होता है मुझे खुद ही, और जब वो होते हैं ना तो सबसे पहले मैं भी नीचे उतर के बोलती हूँ कि अम्मी आप बता देंगे क्या बनना है, तो वो मुझे देख लो बेटा तुम डिसाइड कर। मैं कहती हूँ नहीं, आप है तो आप ही बताएंगी, क्योंकि ये इस तरह बड़ी आसानी हो जाती है कि जो बनाना है ना वो मैं बना दूंगी, बस बता देंगे कि बनना क्या है। तो ये इस तरह भी आसानी हो जाती है। और मैं जो खुद भी प्लान करती हूँ तो मैं भी ये सोच रही हूँ, अच्छा अगर आज दाल चावल, जैसे आपने कहा कि आज दाल चावल बना लिए, तो जी उसके साथ आपने कबाब ऐड कर लिए, चटनी ऐड कर ली, चटनी जो टमाटर की वो ऐड कर ली, तो अगले दिन आपने कोई कीमा शीमा कोई इस तरह की चीज मीट टाइप की ऐड कर ली, फिर उसके बाद आप एक दिन सब्जी पर आ गए। तो इस तरह जो है ना वो सब्जी दाल और जो है ना मीट का कॉम्बिनेशन
वो अच्छा रहता है। तो ये आप इस तरह से सोच के थोड़ा सा अगर डिसाइड करेंगे ना कि हाँ भाई हफ्ते में एक दिन चिकन खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, तो आपके लिए ईजी रहेगा कि अच्छा ये चीज़ें हम पका सकते हैं। हम यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ डिशेस भी ज़रा नाम जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या पकाना है ट्रेडिशनल चीज़ों में भी और जो है वो हमारा कॉन्टिनेंटल हो या मॉडर्न डिशेस में भी, ताकि आपको भी बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब हम बात कर रहे हैं कि खाने में क्या पकेगा। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपने सब्जियों, गोश्त और तमाम चीज़ों के नाम बताने हैं कि आप एक हफ्ते के अंदर क्या क्या पका सकते हैं। स्टार्टिंग विद यू सारा, ताकि हमें भी आइडियाज़ मिल जाए, हमारी ज़िंदगी भी थोड़ी आसान हो जाए, आप लोगों के होने का फ़ायदा उठाएं। चलें जी सारा बताइए। बिल्कुल, देखिए हमने क्या किया कि अगर मीट लिया हमने या कीमा लिया या चिकन लिया कुछ भी, तो आप एक टाइम में चिकन अगर आप ले रहे हैं, अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो आपने चिकन का मसाला बना के आपने रख दिया, ठीक है। आप उसको मल्टीपल तरीक़ों से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। वो कैसे कि अगर आपने चिकन मसाला बना के रखा तो आप उसके अंदर आलू डाल सकते हैं। क्या मतलब चिकन का मसाला? चिकन मसाला आपने भुना, नॉर्मली आपने जो मसाला होता है सालन टाइप आपने बना के रख दिया। हाँ, बना के रख दिया, उसमें पानी ऐड नहीं करना, आपने मसाला भून के रख दिया। ठीक है। अगर आप उसको थोड़ा सा और मॉडरेट करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। आपने फ्राइड अनियन जो कि मार्केट में मिलती है वो हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी, बिल्कुल आप घर से बना के उसको अच्छे से मैश करके रख दें। आपने टमाटो, जितने भी टमाटर हैं आपने उसकी प्यूरी बना के आपने रख दी, ठीक है जी। अगर आप इसको फिर भी थोड़ा सा और कुक करना चाहते हैं तो आपने नॉर्मल इसको मसाला भून के तमाम स्पाइसेस आपने ऐड करके चिकन को बिल्कुल कुक कर लें, या अगर आपने मज़ीद उसको बनाना है तो हाफ़ डन रहने दें और उसको बना के आपने रख दी। अब उसमें आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं? आप उसके अंदर आलू ऐड कर सकते हैं, आप उसके अंदर कोई भी वेजीज़ ऐड कर सकते हैं, आप लौकी, तोरई, इनफैक्ट जो आपकी भिंडी होती है उसको भी फ्राई करके आप ऐड कर सकते हैं। यकीन करें कि उसका जो लेस होता है या उसका जो जायका होता है वो बहुत अच्छा आता है चिकन के साथ भी। इसी तरह से सेम प्रोसेस आप मीट के साथ भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, मटन के साथ भी ऐड कर सकते हैं। अब आ जाएं सब्जियों पे, क्योंकि सब्जियां जो होती हैं वो फ्रेश ही अच्छी लगती हैं और वो फ्रेश ही बननी चाहिए। तो आपने क्या किया, अपने टाइम को कंज्यूम करने के लिए आपने कट करके उसे फ्रिज में रख दिया, डीफ्रीज़र में रख दिया। जब आपने उसे निकाला तो आपने डायरेक्ट फ्रिज से निकाल के जो है बाहर किचन में नहीं रखना। आपने क्या किया कि वो फ्रिज से डीफ्रीज़र से निकालने के बाद फ्रिज में रखना होगा। डायरेक्ट अगर मीट या कोई भी वेजीज़ या कोई भी चीज़ आप डीप फ्रीज़र से निकाल के डायरेक्ट आप रूम टेम्परेचर पे ले आते हैं तो वो ख़राब हो जाती है, उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो जल्दी ग्रो कर जाते हैं। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। फिर आ जाते हैं बात कि हम क्या बनाएं वेजीज़ के अंदर भी, कि जी वेजीज़ में वही ऑप्शन है आलू, पालक, गाजर, टिंडे, लौकी, तोरई। तो आप इसके अंदर फ्यूजन इस तरह से कर सकते हैं कि आप इनके कबाब भी बना सकते हैं। लौकी के कबाब बहुत अच्छे बनते हैं, आपके पम्पकिन्स के कबाब बहुत अच्छे बनते हैं, गाजर और शिमला मिर्च और जो आपकी ये स्प्रिंग अनियन है इसके आप कबाब इसके टमाटो के अंदर मैश करके बनाएं। आप कॉर्न ले लें, जो भुट्टे के दाने होते हैं, आप उसे घर में बॉईल करें, आप उसके साथ मैश करें, चिकन ऐड करें, चीज़ ऐड करें, वो आप बना के रख दें। तो ये मल्टीपल ऑप्शन है जहाँ पे बच्चे भी खा लेंगे, बिल्कुल खा लेते हैं। आप इसके नगेट्स बना सकते हैं, आप इसके चिकन पॉप्सिकल बना सकते हैं। गोश्त ऐड नहीं करना, आप स्किप कर दें, आप उसके अंदर बॉइल्ड पोटैटो ऐड कर दें, आप इसके अंदर बीन्स ऐड कर दें। बहुत हेल्दी होते हैं जो आपकी लोबिया होता है, लाल लोबिया, ये इतना फ़ायदेमंद है जो कि आपको मीट से भी इसके प्रोटीन्स नहीं मिलते आपको। दाल ये इतना फ़ायदेमंद है कि अगर आप डेली बेसिस पे भी इसके 8 से 10 दाने बॉयल खा लें तो आप समझें कि आपकी एक हेल्दी आपके अंदर जो है ना एक प्रोटीन चला गया, विदाउट एनी टैबलेट्स, विदाउट एनी जो है वो आपकी सप्लीमेंट्स आपको अच्छा बेनिफिट देता है। तो आप प्रोटीन्स वो आप बॉईल करके रख दें। आप जो है आप सफ़ेद चना, काला चना वो बॉईल करके रख दें। ऑप्शन सही है कि हम रोज़ दाल नहीं खा सकते तो हम एटलीस्ट दाल को एक दिन बनाया, 2 दिन के बाद आपने बीन्स का सालन बना लिया, आपने चने का सालन बना लिया, जैसे कि यहाँ पर भी मौजूद है। अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए कौन कौन क्या क्या बना के लेकर आए। पहले ये तो बताएं, बड़े अच्छे खाने टेम्पटिंग से लग रहे हैं। कौसर आपने क्या क्या पकाया है? मैंने कढ़ी बनाई है, राइस बनाए हैं और आलू पालक बनाए मैंने। यार आलू पालक तो मैंने आज सोचा था ना कि मैं आलू पालक बनाऊं। अब आलू पालक के अंदर ही आप कीमा भी ऐड कर सकते हैं। आप कचनार की फली का नाम आपने सुना है? सुना है मैंने, कभी उसको मिक्स करके खाया नहीं है। बहुत अमेजिंग होती है वो, पूरी कली आलू होती है। पालक में डालें उसमें? हाँ, पालक में आप डालें कचनार की फली। अच्छा, पालक जब आपने कैसे बनाया, अपनी रेसिपी बताएं। पालक को मैं ब्लांच कर लेती हूँ सबसे पहले। पालक को ब्लांच कर लेना चाहिए,
पालक को ब्लांच भी मुराद है कि हल्का सा बॉईल करना है, हल्का आम सा आम बॉईल के करना, 100 टेम्परेचर पर आप वाटर कर लें, देन आप उसमें एक बॉईल आने के बाद आप ठीक है। पालक को आप निकाल लें। आलू में अलग से बॉईल करती क्यों हूँ। करती हैं आप ब्लांच उसको? ब्लांच बैक्टीरियाज होते हैं हमारे ग्रीन्स, उसमें ग्रीनी वेजिस जो भी होती हैं उसको हमें बॉईल करना चाहिए, सही, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमें नहीं पता होते, तो ब्लांच कर लेना गुड, बेहतर, ठीक ठीक है। है। आलू भी बॉईल करके ही, ताकि इजी हो जाता है पकाने के लिए, अच्छा। टाइम हमारा बच जाता फिर है। क्या करती हैं? फिर उसके बाद लहसुन लिया, गार्लिक लिया, चॉप गार्लिक लिया, ऑयल में सौते कर लिया, और फाइन चॉप अनियन कर ली, देन उसको सौते कर ली। फिर उसके बाद उसमें टोमेटो पेस्ट डाल दी, मैं पेस्ट बना के डालती हूँ उसके अंदर। फिर उसके अंदर पालक ऐड कर दी, और फिर मसाले डालती हूँ। मसाले में सिर्फ मैं डालती हूँ सीजनिंग ऐड करती हूँ, हल्दी और गरम मसाला, बस वो उसमें जाता है। सीजनिंग से बनाती हूँ मैं खाना। और फिर आलू जो बॉयल होते हैं वो बिल्कुल एंड में डालती हूँ, फिर उसे भुनाई करके, और फिर Done. डन। और क्या बनाया आपने, क्या बनाया है? अच्छा, सारा? हम तो बेसिकली मेरा तो मैंने चने ही बनाए हैं, और बेसिकली मेरा अपना एक ब्रांड भी जो कि हम केक डिलीवर करते हैं, केक्स बनाते भी हैं, तो वो सही। इंशाल्लाह आपकी नेक्स्ट एपिसोड में, या वैसे आपको हाँ, ओकेजन ज़रूर हो तो बना बिल्कुल के लेकर आएगा। आएं। सो इसमें है ये कि पालक की अगर बात कर रहे थे, तो एक छोटी सी टिप ये है कि कभी भी पालक में बनते हुए आपने सॉल्ट ऐड नहीं करना, नमक ऐड नहीं करना, बिकॉज उसके अंदर ऑलरेडी नमक का जो Salt का टेस्ट होता है content वो होता होता है। है इसके Salt अंदर। का। तो कब डालें? जब End में बिल्कुल डालें? जब Last में। पानी जब इसका खुश्क होने लगे, हाँ। तो फिर आप टेस्ट करने के बाद मतलब सॉल्ट ऐड करें, लेकिन टेस्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे ये होता है कि जब ये बनता है, जैसे ब्लांच करने के बाद बना दें, तो भी इसके अंदर पानी की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो जब आप देखते हैं कि पतीली के अंदर वो बन रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा एक ऊपर तक फ्लो आ जाता है ना, तो हम क्या करते हैं कि उसकी क्वांटिटी देखते हुए नमक ऐड करते रहते हैं। हाँ, बहुत और ज़्यादा वो हो फिर जाता है। बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है नमक उसके अंदर। तो हमेशा जब पानी उसका थोड़ा सा ड्राई हो जाए, एवापोरेट हो जाए, देन आपने फिर एडिट टू सॉल्ट 2 टेबल स्पून के, भाई आप जितना खाना चाहते हैं वो आप इसके अंदर ऐड कर दें। अच्छा, मेरी आलू पालक की रेसिपी तो बहुत ही बेसिक सी है। जैसे पालक को एक तो धोना जो है ना वो बड़ा अच्छे से ज़रूरी है, बिल्कुल। क्योंकि आप 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3, और उसमें भी है कि आप खाली पानी से धो के उसको दोबारा निथाड़ लेते हैं, सारी मट्टी वापस पालक में आ जाती बिल्कुल है। ऐसा ही है। तो उसको आप किसी पतीले में, हम ये पहले भी बात कर चुके हैं शो में, कि आप डाल लें या प्याले में डाल लें, और उसको ऐसे जो है ना हाथों से आप उठा लें ऊपर से पालक, और आप नीचे देखेंगे कि उसकी कितनी मट्टी निकलती है। तो आप एक तो उसको उठा लें, 2-3 दफ़ा जो है ना वो आप ये पालक को इस तरह से उठाने की जो है वो प्रैक्टिस करें, अलग उसमें डाल दें बोल में। पालक साफ़ हो जाएगा, ब्लांच कर लें, तो जैसे अभी कौसर ने बताया कि बेस्ट है। तो मैं तो बस ये करती हूँ कि जैसे आलू काटे, पालक जो है वो चॉप कर लिया छोटा छोटा सा, और उसमें ज़ीरा और आपका लहसुन का आपने जो है वो और गोल मिर्च जो होती है उसका आपने भगार जो है, और कड़ी पत्ता, ये आपने भगार में उसका बना लेते अगर हैं। इसके अंदर आप और मेथी भी ऐड कर देंगे ना, कसूरी तो मेथी? कसूरी नहीं, सादी fresh मेथी। अच्छा, fresh मेथी। आजकल मेथी का सीजन भी तो नहीं है ना अभी। वो भी आप फिर ऐड आपने आलू डाले, उनको थोड़ा सा उसमें सौते करती हूँ, फ्राई करती हूँ, एंड देन पालक ऐड करती हूँ, फिर उसको दम पे जो है ना हल्की आंच पे ज़रा सी जो है वो लाल मिर्च डाल के और हल्की आंच पे छोड़ देती हूँ। नो गरम मसाला, नथिंग, कोई मसाला नहीं। और जैसे आपने बताया कि एंड में हल्का सा सॉल्ट ऐड करके, वो जब उसको हल्का सा वो फ्राई होता है, खुशबू आना शुरू हो जाती है, देन फिर मैं उसको बंद कर देती हूँ। अच्छा, आलू बिल्कुल पालक, सिंपल सी रेसिपी होती है और बनता है इतना अच्छा, सौंधा सौंधा सा। आलू पालक मेथी और सोया, यार ये तो सर्दियों का आपने बता दिया। ना मज़े का बनता है ना, और उस पर फिर आप पनीर भी रखें तो बहुत मज़े का लगता है सर्दियों में। अच्छा, गर्मियों की सब्जियां बड़ी मुश्किल है सारा खाना। बिल्कुल ऐसे ही है। टिंडे तो वो क्या होती है, वो गवार फलियां, ये सब बड़ा मुश्किल लेकिन है। ये बहुत मज़ेदार बनती है अगर आप फलियों को भी डिफरेंट तरीकों से बनाएं। हमारे यहाँ क्या होता है कि सब्जी वाले से ली फलियां, आपने गवार फली तो बस लिया, और अब भी आपने कभी सुना है कि आपने बॉईल करके फली बनाई है? नहीं, आप वही मैं तो सब्जी फली जो नहीं लें, आप उसको बॉईल करें, आप उसके जो पील ऑफ करें, थोड़ा साइड्स के कॉर्नर्स होते हैं जो कि बॉईल होने के बाद खाया नहीं जाता, वो आपका थोड़ा सा यहाँ स्टक हो जाता है, वो आप बॉईल करने के बाद सिंपल गार्लिक से आपने जो है उसको भगारा, और फली को नॉर्मल आपने जो है वो सिलबट्टा, आपने हर घर में एक होता था, अभी पता नहीं लोगों अब तो के गायब घरों है में भाई, अब गायब तो हो गया, चॉपर में चलाते हैं, अब कहाँ तो वो सिलबट्टा। आपने सिलबट्टे से हल्का सा उसको मैश करना है, दैट्स इट, कि वो उसका जैसे बैगन का भरता टाइप का बनता है ना, इस तरह से मैश किया आपने, वो ऐड किया, उसके अंदर थोड़ी लाल मिर्ची ऐड की, आपने सॉल्ट ऐड किया, सिंपल रेसिपी है, ज़ीरा और लहसुन का भगार के साथ आप उसको छोड़ दें, अच्छे से उसकी भुनाई करें, दैट्स इट, और वो खाएं आप गरम गरम पराठे के साथ। अच्छा। और घी की रोटी के साथ, वो बहुत सौंधी सौंधी सी लगती है और इतनी हल्का फील होता है, यानी कि एक तो नॉर्मल फली हम जो बनाते हैं वो ऐसी बनाते हैं और वो नॉर्मल हो जाती है, लेकिन मसाले ये डिफरेंट मैंने सुना है रेसिपी। बिल्कुल बॉईल करके भी बहुत अच्छा टेस्ट देती है। आपके पास क्या क्या ऑप्शन हैं जो आप सजेस्ट कर सकती हैं, बना सकते हैं जी कौसर?
हम अगर देखा जाए तो जो लोग डाइट करते हैं उनकी भी अगर मैं बात करूं, अगर जो लोग डाइट वगैरह करते हैं उसके लिए मतलब बीन्स होते हैं, ड्राइड किडनी बीन्स जो कहलाते हैं, लोबिया जिसे कहते हैं, उससे हम 3 बीन सैलेड बना सकते हैं। 3 बीन सैलेड में हम पीस यानी कि चने होते हैं, वाइट चने होते हैं, आप ब्लैक भी चने ले सकते हैं उसके अंदर, और वो बीन्स ले सकते हैं, और एक दूसरी भी बीन्स आती है रेड कलर की, वो भी आप ले सकते हो। उसमें आप वेजीज भी कट करके और उसकी अच्छी सी ड्रेसिंग बना के वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और विनेगर डाल के, लेमन जूस डाल के आप वो भी खा सकते हैं। और सेकंड ये कि अगर वैसे आपको पता ही नहीं था कि आपको क्या बनाना है, तो आप कोशिश करें अगर बीफ वगैरह आप ना बॉईल करके रख दिया करें फ्रिज में, तो जब भी अगर आपको ना समझ में आए कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, तो फिर जब एंड टाइम पे अगर आपको बनाना हो तो आपका मीट रेडी होता है, तो आप बस निकाल के आपको बस कुछ भी कढ़ाई बना लें, कुछ भी बना लें उसके लिए। अच्छा, इसमें यहाँ पे मैं एक चीज़ कोट करूँगी कि जब भी आप मीट को बॉईल करके रखें तो उसका स्टॉक जो है वो ज़ाया ना करें। यखनी जो है वो आप उसको फ्रिज में रखें, बिल्कुल उसका जो जायका है, उसका जो टेस्ट आता है वो उसमें चावल ही दम दे दें तो आप कितने मजे के हो जाते हैं, चावल बन जाते हैं, पुलाव बन जाता है। हमारे खवातीन उसको वेस्ट कर देती हैं और वो वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऑल्दो आप अगर चावल का पानी भी जो आप रखते हैं, जो बॉईल करते हैं, फेंक देते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है, वो आपकी स्किन के लिए बड़ा अच्छा है। आप उससे अपना फेस रब करें, आप बड़ा अच्छा होता है वो भी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो रेमेडीज पे हम यकीनन किसी और दिन भी शो रखेंगे कि जो खाने के बनाने के साथ साथ जो है उसकी वेस्टेज जो कितने काम आती है, छिलकी किस चीज़ों के, टमाटर वगैरह के। लेकिन अभी तो वक्त खत्म हो गया, किसी और दिन बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो बोथ ऑफ यू। यहाँ पर रमशा कमल और टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।